जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास। ऑलराइट एवरीवन, सो दोस्तों बात ऐसी है कि हमने केनेशियन थ्योरी, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो चैप्टर नंबर 6 में हमारे पास 2 यूनिट्स हैं, है ना सर। दे आर 2 यूनिट्स। हाँ जी, पहला यूनिट हमारा नेशनल इनकम का। नेशनल इनकम हम पूरी तरीके से रिवाइज कर चुके हैं सर, वो हमारा 100% रिवाइज हो चुका है। जब हम बात करते हैं केनेशियन थ्योरी की, विच इज़ यूनिट नंबर 2, और काफ़ी बड़ा यूनिट है, उसका अभी तक हमने क्या क्या कर लिया था। अगर आपने पहले के 2 पार्ट्स कवर करे हैं, इससे पहले हम 2 पार्ट्स कर चुके हैं, 2 क्लास कर चुके हैं, जिसमें हमने केनेशियन थ्योरी ऑलमोस्ट खत्म कर लिया था। ऑलमोस्ट का मतलब क्या है सर, हमने कवर कर लिया इसमें आपका पहला तो जो आपका 2 सेक्टर मॉडल होता है सर। केनेशियन थ्योरी में हम सेक्टर वाइज थ्योरीज पढ़ते हैं, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर। तो हमारा 2 सेक्टर मॉडल तक पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका था। हाँ जी, पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका था। तो मतलब बचा क्या है, बचा ये है कि अब हमें पढ़ना है इक्विलिब्रियम इन 3 सेक्टर मॉडल। अच्छा, राइट। मेन जो हमारा था, एक्चुअली में जो हमारा बेस है ना, वो बेस हमारा 2 सेक्टर मॉडल ही है। सबसे ज्यादा टाइम जो हमने लगाया है वो 2 सेक्टर मॉडल में लगाया है। मैंने आपको सारे के सारे इलस्ट्रेशंस भी करवा दिए थे, तो यहाँ पे आई होप सारे के सारे बच्चे वही होंगे जिन्होंने पहले की 2 क्लासेस अटेंड करी है, पहले के दोनों पार्ट्स कवर करे हैं। क्योंकि अगर आपने वो नहीं करा है दोस्तों, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा, है ना। फिर 3 सेक्टर मॉडल समझने में दिक्कत होगा। अगर आपने पहले के दोनों पार्ट्स कवर कर लिए हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हमारा ज़्यादा कुछ इस चैप्टर में बचा नहीं है, फटाफट से कवर कर लेंगे, लेकिन आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। जहाँ जहाँ पे आराम से डिटेल में समझना होगा वहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा भी। तो देखो बात ऐसी है, अब हम बात करने वाले हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम इन 3 सेक्टर मॉडल। किसकी बात करेंगे, 3 सेक्टर मॉडल की बात करेंगे। अब देखो 2 सेक्टर में कौन था, हमारा बिजनेस सेक्टर, हमारा हाउस होल्ड सेक्टर। अब 3 सेक्टर में आ गया गवर्नमेंट सेक्टर, कि सर गवर्नमेंट भी अब हमारे इकोनॉमी में इन्वॉल्व हो चुका है। तो देखो ध्यान से, इक्विलिब्रियम अगर हमको निकालना होता है, इक्विलिब्रियम इनकम निकालनी होती है, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, यही है ना। हाँ, अब एग्रीगेट डिमांड हमने पढ़ा है 2 सेक्टर मॉडल में। 2 सेक्टर मॉडल में एग्रीगेट डिमांड था कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, यही था सर। जो हाउस होल्ड गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करता है प्लस जो बिजनेस का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है, उन दोनों को प्लस करते थे और वो आपका आता था एडी। ये मैं पूरा का पूरा आपको लॉजिकल तरीके से समझा के आ चुका हूं। अब बात यह है, जब गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगा तो गवर्नमेंट भी तो बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करता है। गवर्नमेंट को जो सर्विसेज देनी है पब्लिक को, जो पब्लिक के लिए काम करना है, उसमें उसको बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करने होते हैं, खरीदने होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वहां पे क्या होता है सर, वहां पे आपको टीचर को सैलरी पे करना है, तो आप टीचर की सर्विसेज ले रहे हैं और उनको पेमेंट कर रहे हैं। आपको हॉस्पिटल्स में मेडिसिन परचेज करना होता है, तो ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट भी तो खर्चा कर रही है। हाँ, तो एग्रीगेट डिमांड में अब 3 चीजें आ जाती हैं। एक आपका जो हाउस होल्ड सेक्टर का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है। सेकंड आपके बिजनेस का मान लो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, यस। और आपका थर्ड यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट सेक्टर डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये हमारे अब तीनों की क्या, तीनों को प्लस करेंगे, हमारा क्या आएगा, एग्रीगेट डिमांड आ जाएगा। एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या था सर, प्लान्ड एक्सपेंडिचर, राइट। जो भी आपके लोग इन्वॉल्व हैं, अब जो आपका सेक्टर्स हैं वो 3 सेक्टर्स हैं। एक आपका हाउस होल्ड सेक्टर, वो जो खर्चा करने वाले हैं उसको हमने क्या बोला, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सर जो बिजनेस खर्चा करेगा उसको हमने क्या बोला, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और जो गवर्नमेंट खर्चा करेगी उसको हमने क्या बोला, आपके गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सिंपल सी बात है। अब हम बात करते हैं एग्रीगेट सप्लाई की। हम ये पढ़कर आए हैं कि सर एग्रीगेट सप्लाई हमारी क्या होती है, इनकम, नेशनल इनकम कैसे होती है, वो पूरा आपको समझा के आ चुका हूं, आई थिंक सेकंड क्लास में, ठीक है। तो एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू इनकम। हाँ जी, कैसे था मैं आपको याद दिलाता हूं बेटा। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या होता है, जो आप गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने वाले हो, प्लान्ड प्रोडक्शन। तो अगर आपने 100 रुपए के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे, तो वो 100 रुपए कहीं ना कहीं किसी ना किसी को मिले हैं, आपने अपने फैक्टर इनपुट्स में डिस्ट्रीब्यूट करे हैं, राइट। अगर ये मान लो 100 रुपए का माउस है, तो इसको क्या है सर, 100 रुपए की वैल्यू कैसे है इसमें, सर मैंने लेबर को पैसे दिए, मैंने इसके मटेरियल के पैसे दिए, मैंने उसके बाद अगर इंटरेस्ट था इंटरेस्ट की पेमेंट करी, रेंट की पेमेंट करी, और मैंने अपना प्रॉफिट लिया। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, यही आपके क्या होते हैं, ये आपकी नेशनल इनकम में काउंट होता है। तो एग्रीगेट सप्लाई आपके इनकम के इक्वल होता है। ये मैं आपको डिटेल में समझा के आ चुका हूं, तभी बोल रहा हूं कि पहले के दोनों पार्ट आपने देखे होने चाहिए, ठीक है। अब यहां पे पहले क्या था सर, 2 सेक्टर मॉडल में, कि जो भी आपकी इनकम होती थी, जो आपका एग्रीगेट सप्लाई होता था, उसके 2 पार्ट होते थे। अगर मान लो मेरे पास 100 रुपए आ रहे हैं, अगर मान लो पूरे इंडिया में अकेला मैं ही हूं जो पैसे कमा रहा हूं ठीक है, ओनली मी, हाँ जी 100 रुपए कमा रहा हूं, तो या तो मैं 100 रुपए कंज्यूम करने में खर्च कर दूंगा, पैसे खर्च कर दूंगा, कुछ ना कुछ लूंगा, खरीदूंगा, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या उन पैसों को सेव कर लेता था।
तो पहले क्या था सर, पहले हमारा एग्रीगेट सप्लाई, हमारी इनकम किसके इक्वल थी सर, सी प्लस एस के। लेकिन अब क्योंकि गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई है सर, कौन इन्वॉल्व होगी, गवर्नमेंट, तो यहां पे हमें क्या करना है सर, यहां पे हमें टैक्सेस को ऐड करना है। तो टैक्सेस को ऐड क्यों करना है, इसको हम अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं। देखो मान लो फॉर एग्जांपल ये सर, ठीक है, मेरे पास 100 रुपए की इनकम आई, क्या आई 100 रुपए की इनकम, हाँ जी 100 रुपए की इनकम, राइट, ओके। अब जब 100 रुपए की इनकम आई तो अब क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो गई है, तो सर 100 रुपए में से मैंने कुछ तो क्या कर लिया, कुछ तो मैंने कंज्यूम कर लिया, मान लो 40 रुपीज कंज्यूम कर लिया, और मैंने अब क्या कर लिया 30 रुपीज सेव कर लिया। बेटा मुझे 30 रुपीज का टैक्स भी तो पे करना पड़ेगा, हाँ। तो अब आपके इनकम के 3 पार्ट हो जाते हैं। 3 पार्ट कैसे हो गए सर, 3 पार्ट हो गए, एक तो आपका कंजम्पशन, यस, एक आपकी सेविंग्स, हाँ जी, और एक आपके टैक्सेस। सिंपल सी बात है। या अब इसको सिंपल मान लो कि अगर गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई है तो गवर्नमेंट की जो इनकम होती है वो क्या होती है, टैक्सेस होती है, तो हमने टैक्सेस को ऐड कर दिया। सिंपल सी बात है। क्या होती है, जो गवर्नमेंट की इनकम होती है वो कौन सी होती है सर, टैक्सेस, हाँ, तो टैक्सेस ऐड कर दिए। सिंपल सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। तो एग्रीगेट डिमांड आपका क्या आ गया, सी प्लस आई प्लस जी, यस, और आपका एग्रीगेट सप्लाई हो जाता है सी प्लस एस प्लस टी। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। अब ध्यान से मेरी बात सुनो। अब यहाँ पे आपका आता है सर्कुलर फ्लो, जो हमने 2 सेक्टर मॉडल में देखा था। सर ये तो ऐसा लग रहा है कुछ मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं ये क्या चल रहा है सर, मोटर चल रही है। देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। वैसे तो अब ये एग्जाम में किस तरीके से आएगा मुझे पता नहीं, लेकिन एक बार देख लेते हैं, कुछ भरोसा नहीं है, आपकी बुक में दे रखा है तो आसान है, मैं आपको समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखो 2 सेक्टर मॉडल में हमने एक सिंपल सी बात पढ़ी थी, एक हमारा बिजनेस सेक्टर था, एक हमारा हाउस होल्ड सेक्टर था। इनके बीच का जो फ्लो था वो किस तरीके से था, बहुत सिंपल था सर। अगर इनके बीच का फ्लो देखें तो पहले होता क्या था कि हाउस होल्ड सेक्टर, ये सर, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है ना। तो फैक्टर सर्विसेज किसको मिली, बिजनेस को मिली, कोई दिक्कत नहीं है। बिजनेस उसके बदले क्या करेगा सर, उनको फैक्टर पेमेंट करेगा। तो बिजनेस ने फैक्टर पेमेंट कर दी, ये हमको बात समझ में आ गई, बात खत्म हो गई। हाँ, अब बिजनेस ने जो आपसे फैक्टर सर्विसेज ली है, लैंड, लेबर, कैपिटल वगैरह, हाँ जी, उससे वो क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है। ये गुड्स एंड सर्विसेज किसको मिलेंगे, हाउस होल्ड सेक्टर को, हाँ जी। तो ये गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड सेक्टर को मिल गए। इसके अगेंस्ट में हाउस होल्ड सेक्टर ने आपको पैसे दिए, जिसको हमने क्या बोला, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है, ये पैसे किसको मिल गए, बिजनेस को। तो ये हमारे 2 सेक्टर का फ्लो था, ये हम पहले पढ़कर आए थे, राइट सर, ये हम पहले पढ़कर आए थे, जो हमारा बिजनेस और हाउस होल्ड में होता था। लेकिन अब बेटा बीच में आ गई है गवर्नमेंट, ओहो, कौन आ गई, गवर्नमेंट आ गई। अब ध्यान से मेरी बात सुनो। हाउस होल्ड सेक्टर ने कुछ इनकम अर्न करी है, करी या नहीं करी सर, बिल्कुल करी है। ये देखो फैक्टर इनकम आई, हाँ, गवर्नमेंट ने बोला ओ हो पैसे कमाए हैं, हाँ जी, तो मेरे को टैक्स दो क्या हुआ, पैसे कमाए हैं, टैक्स दो, हाँ जी टैक्स दो। ऐसे ही बिजनेस ने भी तो पैसे कमाए हैं। जब हाउस होल्ड सेक्टर ने, हाँ जी, पैसे दिए थे किसको, बिजनेस को, हाँ जी, तो बिजनेस ने पैसे कमाए। गवर्नमेंट ने क्या बोला, ओ हो, बिजनेस सेक्टर ने भी पैसे कमाए हैं। अब देखो ध्यान से, ठीक है। अब बिजनेस सेक्टर ने पैसे कमाए तो बिजनेस क्या देगा, बिजनेस भी टैक्सेस देगा। तो गवर्नमेंट को दोनों साइड से टैक्स मिल गए, पहली बात तो ये। अब गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट कई बार हाउस होल्ड सेक्टर को ट्रांसफर पेमेंट्स करती है, हम पढ़कर आए हैं सर। गवर्नमेंट क्या करती है, ट्रांसफर पेमेंट्स करती है कि भाई आपको जैसे मान लो आपको रिटायरमेंट स्कीम के लिए कुछ पैसे दे दिए गवर्नमेंट ने, आपको कुछ भी स्कॉलरशिप वगैरह दे दी, तो ट्रांसफर पेमेंट हो गई। गवर्नमेंट बिजनेस को क्या देती है, सब्सिडीज, सिंपल। तो ये हमारा क्या हो गया सर, ये हो गया हमारा बिजनेस सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, यस। अब गवर्नमेंट क्या करती है सर, गवर्नमेंट भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करती है, मतलब गवर्नमेंट भी सर प्रोडक्ट मार्केट से, मतलब वो वाला मार्केट जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज सेल होते हैं, वहां पे गवर्नमेंट परचेजेस करती है, मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये भी हो गया, हाँ जी ये भी हो गया। अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, इजी, राइट। अब यहां पे एक चीज आती है जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट का मतलब क्या होता है, आपको पता है, जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो पैसे सेव करता है, कुछ तो कंज्यूम कर लेगा। हाउस होल्ड सेक्टर के पास जो भी इनकम आती है उसका कुछ पार्ट तो वो कंज्यूम कर लेता है, कुछ पार्ट वो सेव करता है। अब सेव करके बेटा तकिए के नीचे नहीं रखता है, वो सेव करके वो बैंक में डिपॉजिट करता है, कहीं भी डिपॉजिट करता है। तो हाउस होल्ड सेक्टर ने अपनी सेविंग्स कहाँ डाल दी, फाइनेंशियल मार्केट में, बैंक्स वगैरह में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, हाँ जी। और वहीं से क्या होता है सर, वहीं से जो बैंक है वो लोन लेता है, यस, और बैंक नहीं, सॉरी, बिजनेस जो है वो बैंक से लोन लेता है। मैंने क्या बोला, हाउस होल्ड सेक्टर ने फाइनेंशियल मार्केट में सेविंग्स करी, बिल्कुल सही बात है, और फाइनेंशियल मार्केट से बिजनेस ने ले लिया लोन, किस पर्पस के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। तो बिजनेस क्या करता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, प्रोडक्ट मार्केट से जो उसको मशीन्स वगैरह परचेज करनी होती है वो परचेज करता है, हाँ वो परचेज करता है, बात खत्म हो गई। अच्छा, राइट। और गवर्नमेंट को भी कई बार क्या करना होता है, गवर्नमेंट को भी कुछ बोरिंग्स करनी होती है, तो गवर्नमेंट भी फाइनेंशियल मार्केट से बोरिंग कर लेती है। तो ये बहुत ही सिंपल मॉडल है,
ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत कॉम्प्लिकेट हो रहा, नहीं, चीजें बहुत सारी है लेकिन मॉडल बहुत सिंपल है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मेरे हिसाब से उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं होना चाहिए, लेकिन एक बार रीड कर लेना, मैंने आपको पूरा समझा दिया है, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। ऑल राइट सर, ऑल राइट। अब देखो ध्यान से क्या बोलता है, रोल प्लेड बाय गवर्नमेंट सेक्टर, रोल प्लेड बाय गवर्नमेंट सेक्टर इन 3 सेक्टर मॉडल, कि गवर्नमेंट का क्या रोल होता है। तो हमने भी देखा सर गवर्नमेंट का क्या क्या रोल है। सबसे पहले गवर्नमेंट जो है वो आपसे इनकम पे टैक्स लेता है, तुमने पैसा कमाया, अकेले अकेले शेयरिंग शेयरिंग करो ठीक है, गवर्नमेंट क्या बोलता है, शेयरिंग इज केयरिंग। हाँ जी, तुमने पैसा कमाया, अकेले अकेले खर्च नहीं करना, कुछ मुझे भी दे दो, तो गवर्नमेंट ने आपसे टैक्स ले लिया, सिंपल सी बात है, जिसको हमने क्या बोला, टैक्स ऑन हाउस होल्ड। ऐसे ही अगर बिजनेस ने पैसा कमाया है तो बिजनेस से भी वो क्या लेगा, टैक्स लेगा, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद क्या है सर, गवर्नमेंट जो है कई बार मुश्किल से हाउस होल्ड सेक्टर को कुछ ट्रांसफर पेमेंट कर देता है, जैसे हमने स्कॉलरशिप की बात करी, जैसे हमने पेंशन स्कीम की बात करी, हाँ, और बिजनेस को कई बार वो क्या देगा, सब्सिडी, सिंपल सी बात है। फिर गवर्नमेंट क्या करता है सर, गवर्नमेंट को क्योंकि पब्लिक को सर्विसेज देनी होती है तो गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करता है ना, जैसे मैंने आपको बोला मेडिसिन परचेज कर लिया या कुछ भी परचेज कर लिया तो गवर्नमेंट परचेजेस गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द बिजनेस। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। फैक्टर और प्रोडक्शन फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर, सर फैक्टर्स और प्रोडक्शन का मतलब क्या हो गया बेटा, आप जब आपको अगर पब्लिक को सर्विस देनी है तो उसके लिए आपको फैक्टर्स और प्रोडक्शन तो लगेंगे ना। अगर जैसे मैंने टीचर्स की बात करी तो टीचर की आप सर्विसेज ले रहे हो, हाँ सिंपल सी बात है, आपको कुछ भी करना है तो आपको हाउस होल्ड सेक्टर से सर्विसेज तो लेनी पड़ेगी, तो वही बात बोल रहा है। उसके बाद क्या है, फाइनेंशियल मार्केट से गवर्नमेंट बोरिंग करता है। अब इस चारों पॉइंट से सिंपल से एक एमसीक्यू बन सकता है कि गवर्नमेंट का रोल क्या होता है। आपके पास एमसीक्यू में 4 ऑप्शंस होंगे और आपसे क्या पूछेगा, बताओ इनमें से कौन सा रोल गवर्नमेंट का नहीं है या कौन सा है। तो बस ये चारों आपको एक बार रीड करने और कुछ भी नहीं, वेरी सिंपल, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब आता है थोड़ा प्रैक्टिकल पार्ट पे, जिससे आपके मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस बनेंगे। तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि सर 3 सेक्टर मॉडल में जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है, वो एग्रीगेट डिमांड क्या है, आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो हाउस होल्ड सेक्टर का, बिजनेस का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। हाँ, अब हमने पढ़ा था 2 सेक्टर मॉडल में कि जो ये आई होता है, आई, हाँ जी, ये हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑटोनोमस होता है। सर ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है, ऑटोनोमस का मतलब होता है कि इनकम के साथ वेरी नहीं करता है, राइट। ऐसा नहीं है कि भाई इनकम बढ़ रही है तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है उसके प्रोपोर्शनेट, नहीं, ऐसा नहीं होता है, हमने पढ़ा था। ऐसे ही दोस्तों जो हमारा जी है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये भी हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि ऑटोनोमस होता है। मतलब हमारी इनकम अगर वेरी कर रही है, मान लो नेशनल इनकम बढ़ रही है, कम हो रही है, तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इनकम के वेरी करने के प्रोपोर्शनेट नहीं होता है कि इनकम बढ़ा इतने से तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा इतने से, ऐसा नहीं होता है। गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करना ही होता है, बेशक नेशनल इनकम बढ़ रही है कम हो रही है, ठीक है। तो क्या बोला, ऐसा बोला कि भाई देखो जो आपका आई और जी है, आई और जी, दीज आर ऑटोनोमस, डू नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन इनकम। अब मैं आपको एक बात समझा चुका हूं कि ये एजम्पशन है। आप बोल सकते हो कि सर अगर नेशनल इनकम बढ़ेगी तो गवर्नमेंट ज्यादा खर्चा करेगा, फलाना ढिंगाना, आई नो, बस वो बोल रहा है कि डायरेक्टली इनकम पे डिपेंड नहीं करता कि इनकम 10% से बढ़ी तो आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इतने से बढ़ गया। वैसे वो उनका डायरेक्ट रिश्ता नहीं है, हमको भी पता है कि सर वो थोड़ा बहुत तो रिलेशन होता ही है, लेकिन थ्योरी को समझने के लिए हमने क्या माना है कि आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या है, ऑटोनोमस है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि एग्रीगेट सप्लाई मतलब आपकी इनकम, नेशनल इनकम की बात कर लो, इज इक्वल्स टू आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो लोग की इनकम है वो एक कंजम्पशन में चली गई, सेविंग्स में चली गई या टैक्सेस में चली गई, तो सी प्लस एस प्लस टी, बिल्कुल से। इक्विलिब्रियम में हमको पता है कि हमारा एग्रीगेट डिमांड हमारे एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होता है, तो एग्रीगेट डिमांड, यस सर, इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, सबको पता है। और एग्रीगेट डिमांड हमने ऊपर लिखा, क्या लिखा, सी प्लस आई प्लस जी, बिल्कुल सही। एग्रीगेट सप्लाई सी प्लस एस प्लस टी, सर सी कट गया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्योंकि दोनों साइड आ रहा है तो वो कट गया, बचा क्या, आई प्लस जी एस प्लस टी। अब हमको पता है, पढ़कर भी आए थे हम कि सर इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ये एक तरीके से इंजेक्शन का काम करते हैं। देखो हमारा जो मेन फ्लो होता है ना, हाँ, वो हम किसका मान के चलते हैं, बिजनेस और हाउस होल्ड का, कि भाई हाउस होल्ड सेक्टर ने आपको फैक्टर सर्विसेज दी है, ओके, बिजनेस ने फैक्टर पेमेंट कर दी, ठीक है, फिर हाउस होल्ड, फिर बिजनेस ने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे, ठीक है, और हाउस होल्ड सेक्टर ने वो गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर लिए। ये हमारा मेन एक फ्लो होता है, ठीक है। अब जब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की बात करी थी हमने 2 सेक्टर मॉडल में, तो मैंने आपको वहां पे क्या बताया था कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज लाइक इंजेक्शन। आपने इस फ्लो में और पैसे डाल दिए, है ना, जो हमारा फ्लो चल रहा था उस फ्लो में आपने और पैसे डाल दिए, उसको हम क्या बोलते हैं, इंजेक्शंस। हाँ जी, ऐसे ही जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रहा है तो गवर्नमेंट भी क्या कर रहा है, इस फ्लो में पैसे डाल रहा है। गवर्नमेंट ने क्या करी, डिमांड करी, गवर्नमेंट ने बोला कि भाई मुझे ये गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए, तब उसका प्रोडक्शन होगा, गवर्नमेंट पैसे देगा। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो या गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हो, उसको हमने क्या बोला कि दीज आर इंजेक्शंस।
और जो आपके सेविंग्स और टैक्सेस हैं, अब सेविंग्स और टैक्स का मतलब क्या होता है कि सर ये लीकेजेस हैं, आप फ्लो में से पैसे निकाल रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ये फ्लो था, हाँ जी फ्लो था, अब होता क्या है, होता ये जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से कि बिजनेस ने फैक्टर सर्विसेज ली, हाँ जी, और बिजनेस ने फैक्टर पेमेंट कर दी 100 रुपए की, कितने की, 100 रुपए की, हाँ जी। हम तो ये एज्यूम करते हैं कि सर हाउस होल्ड क्या करेगा, अब 100 रुपए के गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करेगा सर, लेकिन वो 100 रुपए के परचेज नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? 100 रुपए में से कुछ वो सेव कर लेता है, तो उस फ्लो में से पैसे निकाल लिए सर। अच्छा खासा जो हमारा ये बिजनेस हाउस होल्ड के बीच में फ्लो चल रहा था, उसमें से उसने पैसे निकाल के बैंक में डिपॉजिट कर दिए, और गवर्नमेंट के आने से अब उसको टैक्स भी पे करना पड़ेगा ना। ओहो, तो हाउस होल्ड सेक्टर का ये क्या है सर, ये दोनों के दोनों लीकेज है। वो अपने पैसे सर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में ना लगा के वो क्या कर रहा है, वो या तो सेविंग्स कर रहा है या वो टैक्सेस पे कर रहा है। तो इंजेक्शंस और लीकेज इसका मतलब आपके इक्वल होते हैं। हमने वहां भी पढ़ा था कि टू सेक्टर मॉडल में इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू सेविंग्स, हाँ जी, क्योंकि जो आपका इंजेक्शन है वो आपके लीकेज के इक्वल होता है, इक्वल होता है। तो यहां पे भी आपका क्या है कि I प्लस जी इज इक्वल्स टू एस प्लस टी। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। अब अगर हम यहाँ पे एक डायग्राम से देखें, अगेन ये डायग्राम्स एग्जाम में पता नहीं कैसे आएंगे, पहला अटेम्प्ट है, लेकिन एक बार बस देख लेना, ज्यादा बेशक फोकस मत करना, लेकिन एक बार देख के जाना, ठीक है। देखो अब हमें पता है कि एग्रीगेट डिमांड कैसे निकालते हैं सर। सबसे पहले हम बनाते हैं अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आपने बनाया? बिल्कुल बनाया। हमको पता है कि सर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जीरो से स्टार्ट नहीं होता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, पता है हमको, बिल्कुल पता है, ठीक है। तो ये हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया, वेरी सिंपल। इसमें हमने इन्वेस्टमेंट को ऐड करा, इन्वेस्टमेंट आपकी क्या होती है, कांस्टेंट, ऑटोनोमस, हाँ जी, तो इसलिए वो आपकी लाइन क्या बनेगी, पैरेलल बनेगी, यस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सी प्लस आई। ऐसे ही मैं अगर इसमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऐड कर दूं, हाँ जी ऐड कर दिया, तो ये मेरा बन गया सी प्लस आई प्लस जी। अब क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी आपका क्या होता है सर, कांस्टेंट होता है, तो लाइन हमेशा क्या बनेगी, पैरेलली बनेगी, बिल्कुल। तो सी प्लस आई प्लस जी, इसको हम क्या बोलते हैं, एग्रीगेट डिमांड, यस। और एग्रीगेट सप्लाई तो हमको पता ही है कि हमारी इनकम लाइन है, तो हमारी इनकम लाइन जो आ गई वो यहाँ पे आ गई। दोनों जहां पे मिल रहे हैं, हाँ जी, दो दिल जहां पे मिल रहे हैं, ठीक है सर, ये दो पॉइंट जहां पे मिल रहे हैं वो हमारा इक्विलिब्रियम होता है, यस। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये हमारी इक्विलिब्रियम इनकम हो गई है, बिल्कुल सही बात है, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। अब अगर हम देखते हैं सर ये वाले इक्वेशन से इंजेक्शन इक्वल्स टू लीकेज, तो हमने नीचे एक डायग्राम बनाया। अब इन्वेस्टमेंट हमको पता है सर, ये आपकी क्या, अगेन कांस्टेंट, आपकी इनकम जितनी मर्जी हो, इन्वेस्टमेंट आपकी क्या रहने वाली है, ऑटोनोमस, ठीक है। अब ऐसे ही अगर मैंने इसमें जी ऐड कर दिया तो ये क्या बन गया, आई प्लस जी, सिंपल सिंपल। सेम जो हमने टू सेक्टर मॉडल में किया है, मैं आपको बार बार वही बोल रहा हूं कि हमारा जो सबसे ज्यादा बेस था वो टू सेक्टर मॉडल का था। अगर वो हमको समझ में आ चुका है तो ये सब चीजें तो हलवा है, ओके। दिस इज आई प्लस जी, आई प्लस जी। अब मुझे क्या करना है, सेविंग्स प्लस टैक्सेस, तो मैं सेविंग्स प्लस टैक्सेस की एक लाइन क्रिएट करता हूं। अब मुझे पता है क्योंकि हमारी सेविंग्स क्या होती है, स्टार्टिंग में नेगेटिव होती है, तो ये नीचे से स्टार्ट होता है। सबको पता है कि सर स्टार्टिंग में क्या होता है, आपका डिस सेविंग्स होता है स्टार्टिंग में, क्योंकि आप ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहे होते हो तो आपकी डिस सेविंग्स होती है, हाँ जी। तो यहां से स्टार्ट हुई, तो मैंने ये सेविंग्स प्लस टैक्सेस की कंबाइंड एक लाइन बना दी, बिल्कुल सही। अब हमको पता है कि जहां पे मेरा इक्विलिब्रियम आया है, आया ना, आया 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 आया, इक्विलिब्रियम आया, वहां पे क्या होगा सर, वहां पे हमारा आई प्लस जी और एस प्लस टी भी इक्वल होगा, इक्वल होगा। बस ये लाइन आपको बता रही है और कुछ नहीं कर रहा। तो ये डायग्राम ऑलमोस्ट टू सेक्टर मॉडल हो, थ्री सेक्टर हो, आगे फोर सेक्टर पढ़ेंगे, सब में सेम ही है, सब में सेम है, कुछ अलग खास है नहीं। अब आते हैं फटाफट से नीचे, कह रहे बाकी किसी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम क्यों नहीं होता भाई। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मानते हैं पॉइंट नंबर ए, इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम क्यों नहीं है, क्योंकि के इधर देख, इधर देख, हाँ जी आ जाओ सर। अगर मैं इस ए पॉइंट की बात करता हूँ, यस, तो इस ए पॉइंट पे आपका एग्रीगेट डिमांड इतना है ना सर, यहाँ पे आपका एग्रीगेट डिमांड आएगा, बिल्कुल सही बात है। आपकी एग्रीगेट सप्लाई इतनी है सर, ये जो हमारी इनकम लाइन है ये कौन सी लाइन है, एग्रीगेट सप्लाई की लाइन है। अगर मैं ए पॉइंट की बात करता हूं तो मेरी एग्रीगेट सप्लाई तो इतनी है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन मेरी एग्रीगेट डिमांड तो ज्यादा हो जाएगी सर। एग्रीगेट डिमांड कब ऊपर है ना, देखो देखो सर, ये ब्लू वाली लाइन कौन सी है, एग्रीगेट सप्लाई कब, ठीक है, ये एग्रीगेट डिमांड है, तो इसका मतलब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है सर। अगर मैं इस पॉइंट पे देखता हूं दोस्तों, तो एग्रीगेट सप्लाई इतना, लेकिन एग्रीगेट डिमांड इतना ना, हाँ जी ऊपर है, ये ऊपर है, बिल्कुल ऊपर है। तो इसका मतलब सर, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि आपकी एग्रीगेट डिमांड यहां पे एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा है, करेक्ट। इतनी बात तो हमको समझ में आती है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, जब मेरी एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, इसका मतलब क्या है कि डिमांड ज्यादा हो रही है, डिमांड ज्यादा हो रही है। उसका एक रीजन क्या हो सकता है कि इंजेक्शन ज्यादा हो रहे हैं, इंजेक्शन ज्यादा लग रहे हैं, हाँ
है ना। एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होगा कि हो सकता है सर आपका जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो बढ़ रहा हो, जो भी है, एग्रीगेट डिमांड आपकी ज़्यादा है। अगर एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो हम कोशिश करेंगे क्या सर, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की। भाई अगर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या मुझे प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहिए, हाँ इंक्रीज करना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, और उससे मेरा इनकम लेवल बढ़ेगा। और अगर मेरा इनकम लेवल बढ़ेगा तो ये धीरे 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 ऊपर बढ़ेगा, हाँ जी ऊपर बढ़ेगा, और यहीं पे आ जाएगा। सिंपल सी बात है। देखो कह रहा देखो कंसीडर लेवल ऑफ इनकम बिलो वाई विच इज पॉइंट नंबर ए। पॉइंट नंबर ए पे आपका एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, एग्रीगेट सप्लाई कम है, बिल्कुल सही, राइट। तो या फिर हमने दूसरी इक्वेशन निकाल दी, राइट। दूसरी इक्वेशन क्या थी कि आई प्लस जी ज्यादा है, एस प्लस टी कम है। अरे बेटा इधर देखो, आप ये बोलो हाँ जी या ये बोलो, बात तो वही है, क्योंकि दोनों में से सी सी तो कट ही गया, हाँ जी सिंपल सी बात है। तो या तो हम क्या बोल रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, या फिर हम क्या बोल रहे हैं, आई प्लस जी ज्यादा है एस प्लस टी से, बिल्कुल है। तो मुझे इस केस में क्या करना होगा सर, इस केस में करना ये होगा कि मुझे प्रोडक्शन इंक्रीज करना पड़ेगा। प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, और ऑटोमेटिकली मेरा इक्विलिब्रियम रीस्टोर हो जाएगा। करेक्ट है। अगर मान लो कि आपकी इनकम बिलो सॉरी इनकम अबव वाई है, इसका मतलब हमने पॉइंट लिया बी। ओ भाई साहब ये तो बहुत ऊपर चढ़ गया। अगर हम बी पॉइंट देखते हैं दोस्तों, तो बी पॉइंट पे आपकी इनकम लेवल इतनी है, यस। अरे लेकिन एग्रीगेट डिमांड तो ये रहा ये सुनो, तो आपकी इनकम ज्यादा है, एग्रीगेट डिमांड कम है। तो इस केस में क्या होगा, अगर इस बी पॉइंट पे मेरा एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है, एग्रीगेट डिमांड कम है, मतलब आप बना ज्यादा रहे हो लेकिन डिमांड कम हो रही है। सर एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड, तो मैं क्या करूंगा सर, अब मैं ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन को कम कर दूंगा। प्रोडक्शन कम कर दूंगा तो एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। ये सुनो ठीक है। एम्प्लॉयमेंट कम हो गया तो आपकी इनकम लेवल भी कम हो जाएगी, तो वापस ये क्या हो जाएगा, रीस्टोर हो जाएगा। आई थिंक थोड़ा सा शायद वीडियो में बफर हो रहा है, लेकिन आई होप आप मैनेज कर लोगे, ठीक है। ये सुनो, तो इनकम हमारा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी और आपका यहाँ पे हो जाएगा। ऑलराइट ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, हाँ जी क्या लिखा हुआ है कि एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड, हाँ जी। तो हमारा सेविंग्स प्लस टैक्सेस इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट प्लस जी, यही मैं आपको बता रहा था। इससे क्या होगा कि फ्यूचर में हम प्रोडक्शन को कम कर देंगे। सर क्या कर देंगे, कम कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट कम होगा, इनकम कम हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो वही आपको बता रहा है। अगेन ये भी कोई बहुत बड़ा इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन मैंने आपको समझा दिया, राइट ठीक है। अब आने वाला है सर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, टैक्सेस का। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, राइट ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब बात ऐसी है कि सर अब यहाँ पे एक टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं किसका, गवर्नमेंट सेक्टर का, कि गवर्नमेंट आपकी इनकम को कैसे इन्फ्लुएंस करती है, कैसे अफेक्ट करती है। मेन टॉपिक हमारा यहाँ पे क्या है, टैक्सेस। जो गवर्नमेंट आपसे टैक्सेस लेती है, बेटा मैं आपको बता नहीं सकता कितना दर्द होता है ठीक है, इतने टैक्सेस लेती है गवर्नमेंट। ओके तो क्या है सर कि गवर्नमेंट इन्फ्लुएंसेस द लेवल ऑफ इनकम थ्रू टैक्सेस। सर आपको ट्रांसफर पेमेंट भी देती है, हमको कुछ नहीं मिलता ठीक है, गवर्नमेंट परचेज, ये सब बेकार की बात है, हमको मेन टैक्सेस पे फोकस करना है। अब जो टैक्सेस हैं सर वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है लमसम टैक्स, एक होता है प्रोपोर्शनल टैक्स। दोनों में डिफरेंस किस चीज़ का होता है सर, जब मैं लमसम टैक्स की बात करता हूँ तो वो आपके इनकम लेवल पे डिपेंड नहीं करता। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप मार्केट में गए, हाँ जी राइट, आप किसी भी मार्केट में जाके आपने कुछ सामान परचेज किया, तो लेट्स से उस पर कुछ जीएसटी होगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आपने वो जीएसटी पे करा, मैं जब जाऊंगा मैं वो परचेज करूंगा तो मैं भी उतना ही जीएसटी पे करूंगा। लेट्स से आपकी मंथली इनकम कितनी है, 2 लाख रुपए, ठीक है राइट, मान लेते हैं सर मेरी कम है। ओके अगर आप लेने गए मार्केट से, सर लेट्स से मार्केट से आप लेने गए कैलकुलेटर, अब मान लो कैलकुलेटर पे 5% का जीएसटी है, तो आप भी कैलकुलेटर पे 5% का जीएसटी पे करोगे। मैं जब जाऊंगा लेने मैं भी उतना ही पे करूंगा। तो इसका मतलब लमसम टैक्स का मतलब ये होता है कि जो हमारी इनकम पे डिपेंड नहीं करता है, राइट वो हमको पे करना ही करना है, वो ऑटोनोमस टैक्स है, उसको हम क्या बोल देंगे, ऑटोनोमस टैक्स विच डज नॉट डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ इनकम। इसलिए इसको क्या बोला, टी के ऊपर छत सर टी बार, हाँ जी टी बार इसको हम बोल सकते हैं। ओके इसके बाद बोलते हैं प्रोपोर्शनेट टैक्स। प्रोपोर्शनेट टैक्स का मतलब होता है जो हमारी इनकम पे डिपेंड करता है। जैसे हमारा इनकम टैक्स होता है, इनकम टैक्स कैसे होता है, इनकम टैक्स होता है प्रोग्रेसिव। इसका मतलब होता है जो जिसकी इनकम ज्यादा होगी उसको ज्यादा टैक्स पे करना है। जैसे अब मान लो इनकम का टैक्स का रेट है हमारा 30%। अगर आपकी मंथली इनकम 2 लाख रुपए है तो 2 लाख का 30% आपको पे करना है, ठीक है। कोई और पर्सन है उसकी मंथली इनकम 1 लाख रुपए है तो उसको 1 लाख पे 30% पे करना है। आप 60,000 पे कर रहे हो, वो 30,000 पे कर रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि आपकी इनकम ज्यादा है। तो प्रोपोर्शनेट टैक्स डिपेंड्स ऑन द इनकम, चेंजेस विद द चेंज इन इनकम, सिंपल सी बात है। हाँ तो इसको हमने किस तरीके से लिखा, छोटा टी। सर यहाँ क्या आता है, बड़ा टी उसके ऊपर छत। ओके
तो बड़ा टी के ऊपर बार, यस, और ये आपका छोटा टी मल्टीप्लाई बाय वाई। जैसे फॉर एग्जांपल टैक्स का रेट कितना है 0.3, यस, आपकी इनकम कितनी है 2 लाख रुपीस, करेक्ट। तो इसका मतलब सर 0.3 मल्टीप्लाई बाय 2 लाख रुपीस, आप कितना टैक्स पे करने वाले हो 60,000 रुपीस। इसलिए आपको क्या बोला, इसको आपको बोला कि छोटा टी मल्टीप्लाई बाय वाई, सिंपल सिंपल। ओके, एग्जांपल आपको क्या बोला, देखो एग्जांपल आपको वही दे रखा है। तो अगर मैं यहाँ पे टोटल टैक्स निकालना चाहता हूं तो टोटल टैक्स का फंक्शन क्या होगा, एक तो हो गया सर, एक तो हो गया जो मेरे को पे करना ही करना है, उसमें तो कोई एक्सेप्शन नहीं है, इनकम पे डिपेंड नहीं करता, तो ये हो गया टी बार, यस, प्लस आपका टी वाई। तो जो भी अगर मैं किसी भी चीज का फंक्शन लिख रहा होता हूं तो हमको पता है सर वो ए प्लस बी वाई जो हम लिख कर आए हैं कंजम्पशन फंक्शन वैसे ही होता है, सबका वैसे ही है सर। जैसे ये ऑटोनोमस है, हाँ जी ऑटोनोमस, जैसे वहां पे ए था प्लस बी, ये टी क्या हो गया आपका टैक्स का रेट, सर दिस इज टैक्स का रेट मल्टीप्लाई बाय वाई, सिंपल। तो ये मेरा टोटल टैक्स होता है। अगर मुझे निकालना है कि मैं कितना टैक्स पे कर रहा हूं तो ऑटोनोमस टैक्स जो मुझे पे करना ही करना है, प्लस दूसरा टैक्स जो मेरी इनकम पे डिपेंड करता है, जो मेरी इनकम के साथ वेरी करता है। इनकम बढ़ती है तो वो टैक्स बढ़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं प्रोपोर्शनेट टैक्स। आपके पास एमसीक्यू बन सकता है कि ऐसा कौन सा टैक्स है विच चेंजेस विद चेंज इन इनकम, इज इट लमसम टैक्स और प्रोपोर्शनेट टैक्स, इट इज प्रोपोर्शनेट टैक्स। उसके बाद आपका बन जाएगा कि टोटल टैक्स की आपकी किस तरीके से आपकी फंक्शन है सर, टी बार प्लस आपका टी वाई छोटा, हाँ जी। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है डिस्पोजेबल इनकम का। अब यहाँ पे एक बात समझो, सब बच्चे यहाँ पे 2 सेक्टर पढ़ कर आए हैं। दोस्तों जब हमने 2 सेक्टर मॉडल पढ़ा था वहां पे मैंने आपको एक सिंपल सी बात कही थी कि जो आपकी इनकम होती है वही आपकी डिस्पोजेबल इनकम भी होती है। कही थी मैंने आपको कि जैसे फॉर एग्जांपल जब हम अपना कंजम्पशन फंक्शन लिखते हैं ए प्लस बी वाई, यस, मैंने आपको क्या कहा था कि यहां पे वैसे तो डिस्पोजेबल इनकम आना चाहिए, राइट, क्योंकि जो मेरी डिस्पोजेबल इनकम होती है उसका ही मैं कुछ पार्ट कंज्यूम कर पाता हूं। लेकिन मैंने आपको क्या कहा था, क्योंकि हमारे 2 सेक्टर मॉडल में गवर्नमेंट होती नहीं है। सर क्या हमारे 2 सेक्टर मॉडल में गवर्नमेंट होती है, नहीं होती। तो क्योंकि गवर्नमेंट नहीं होती तो कोई टैक्स नहीं होता, और कोई टैक्स नहीं होता इसलिए हमारी इनकम और डिस्पोजेबल इनकम सेम होती है। लेकिन अब बात आती है 3 सेक्टर मॉडल की। 3 सेक्टर मॉडल में क्योंकि गवर्नमेंट है, हाँ जी, तो हमारी जो इनकम है और जो डिस्पोजेबल इनकम है वो अलग हो जाएगी। तो डिस्पोजेबल इनकम को निकालने का एक फंक्शन है, क्या है देखो, अगर मुझे डिस्पोजेबल इनकम निकालनी है तो अब क्या करेंगे कि जो भी आपकी इनकम है, हाँ, माइनस टोटल टैक्स। सर ये कौन सा टैक्स है, दिस इज टोटल टैक्स, हाँ जी, इनकम माइनस टोटल टैक्स, यस। तो हमारी डिस्पोजेबल इनकम इज इनकम माइनस ये मेरा टोटल टैक्स है जिसको मैंने ब्रैकेट में लिखा है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे मेरी तरह होते हैं जिनकी मैथ स्ट्रांग नहीं होती, तो वो क्या सोचते हैं माइनस टी बार प्लस टी वाई, नहीं बेटा, अब ऑब्वियस ही बात है, मैंने माइनस ब्रैकेट लिखा, ये टोटल टैक्स है, बिल्कुल सही। जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, राइट। तो मेरी इनकम माइनस जो मेरा ऑटोनोमस टैक्स है माइनस जो मेरा प्रोपोर्शनेट टैक्स है, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा डिस्पोजेबल इनकम हो गया। आई होप आपको इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब अगर मान लो अगर आपको ट्रांसफर पेमेंट भी मिलती है, ओ बल्ले बल्ले सर क्या मिल रही है हमको, ट्रांसफर पेमेंट मिल रही है गवर्नमेंट से, ओहो उम्मीद तो कम है लेकिन मान लेते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर आप थोड़ी बहुत न्यूज़ देखते हो तो राहुल गांधी जी के जो उनकी पार्टी है, ठीक है, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ऐसा बोला अपने मैनिफेस्टो में कि हम 1 लाख रुपए देंगे सर सबको एज इन जो उनके लिमिट होगा ना, आई थिंक बीपीएल लिमिट है, जो भी है मान लो, सबको क्या करेंगे सर, जो भी है फीमेल्स हैं, राइट, उनके अकाउंट में 1 लाख रुपए ट्रांसफर करेंगे। मुझे बताओ क्या ये ट्रांसफर पेमेंट का ही एग्जाम्पल है और क्या। यहाँ पे राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि हम आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए ट्रांसफर करेंगे, क्या हमने कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्ट उसका कुछ प्रोडक्शन करा है, नहीं। क्या हमने राहुल गांधी जी को गुड्स एंड सर्विसेज बेचे हैं तो वो हमको 1 लाख रुपए दे रहे हैं, नहीं, हमने कुछ भी नहीं किया, हाँ, और वो हमको क्या बोल रहा है कि हम आपको 1 लाख रुपए देंगे, हम उसको खर्च करो। वाह भाई वाह, क्या ये ट्रांसफर पेमेंट है, हाँ। तो क्या इससे मेरी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। अब मेरे पास जो इनकम है वो बढ़ गई ना सर, डिस्पोज करने के लिए, खर्च करने के लिए मेरे पास पैसा ज्यादा आ गया। तो हमने क्या बोला सर कि डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल्स टू हमारी जो इनकम थी जो हम कमा रहे थे उसमें से ऑटोनोमस टैक्स, मान लो जीएसटी वगैरह हमने पे कर दिया, उसमें से हमने इनकम टैक्स पे करा विच इज आपका प्रोपोर्शनेट टैक्स, हाँ जी, प्लस आपका ट्रांसफर रिसीट्स जो आपको पैसे मिले, हाँ जी। अब ये ट्रांसफर रिसीट ऑब्वियस सी बात है ऑटोनोमस है सर, सबको 1 लाख रुपए मिल रहे हैं ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन कितना पैसा कमा रहा है, ये सुनो, एक लिमिट के नीचे जो भी है सर सबको 1 लाख रुपए मिल रहे हैं, सिंपल सी बात, ठीक है, ऑलराइट। इसके बाद अगर हम कंजम्पशन फंक्शन पे आते हैं, सर कंजम्पशन फंक्शन हमको पता है क्या था, ए प्लस बी वाई डी। 2 सेक्टर मॉडल में बार बार बोल रहा हूं, 2 सेक्टर मॉडल में क्योंकि इनकम और डिस्पोजेबल इनकम सेम थी इसलिए वहां पे वाई लिखो या वाई डी लिखो एक ही बात था। लेकिन सर कंजम्पशन फंक्शन में यहां पे आता क्या, डिस्पोजेबल इनकम। खुद सोचो
सर बी का मतलब क्या था? ऑब्वियसली मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। हाँ, मान लो अगर ये मेरा क्या है 0.8 है, तो इसका मतलब क्या है कि मैं अपनी इनकम का 80% कंज्यूम करता हूं। अरे लेकिन कौन सी इनकम? जो इनकम आपके पास कंज्यूम करने के लिए बची है वही तो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी जेब में 100 रुपए आए, अब 100 रुपए में से क्या मैं 100 रुपए का 80% कंज्यूम कर सकता हूं? नहीं कर सकता। क्यों? 100 रुपए में से 20 रुपए तो गवर्नमेंट लेके जा रही है। क्या लेके जा रही है? गवर्नमेंट लेके जा रही है। तो मेरे पास बचा कितना? 80 रुपीज ना। तो मैं 80 रुपीज का 80% कंज्यूम कर सकता हूं। तो इसका मतलब डिस्पोजेबल इनकम आती है, और डिस्पोजेबल इनकम ऊपर पढ़कर आए हम, तो हम उसको रिप्लेस कर देंगे। हाँ, उसको रिप्लेस कर देंगे कि ए प्लस बी और वाई हमारा क्या है सर? ये डिस्पोजेबल इनकम, ये जो है ये हमने यहाँ पे डाल दिया। सिंपल सी बात, सिंपल सी बात, राइट। तो ये हमारा कंजम्पशन फंक्शन हो गया, ये हमारा कंजम्पशन फंक्शन हो गया। अब देखो ध्यान से, जब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम की, तो हमको पता है कि हमारी एएस को हम इनकम से डिनोट कर सकते हैं, जो हमारी टोटल इनकम होती है, नेशनल इनकम होती है। तो नेशनल इनकम इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, ये हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन है। एएस इज इक्वल टू एडी। सर दिस इज एएस, ओके, एंड दिस इज एडी। वही बात है? हाँ जी, वही बात है। अब देखो ध्यान से, ठीक है। तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? वाई डी। सर क्या लिखेंगे? वाई डी प्लस आई प्लस जी। करेक्ट, हाँ, ये हमको पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो ये हमारी इक्वेशन बनती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल सर कुछ एग्जांपल देखते हैं। हाँ जी, कुछ एग्जांपल देखते हैं, और आपके पास ऐसे एमसीक्यू बनेंगे, अरे 100% बनेंगे, कि क्वेश्चन बहुत सिंपल आने वाले हैं। हम तो बहुत डिटेल में जा रहे हैं, फिर भी क्वेश्चन क्या आएंगे? क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे डेटा गिवन है। क्या डेटा गिवन है? सॉल्व करते हैं। कंजम्पशन फंक्शन आपको दे रखा है 10 प्लस 0.75 मल्टीप्लाई बाय डिस्पोजेबल इनकम। तो 0.75 हमें पता है क्या है? एमपीसी। यस। आपको दे रखा है इन्वेस्टमेंट जो है वो 50 रुपीज की है, ठीक है। देन नाउ यहां पे आपको दिया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू टैक्स इज इक्वल टू 20। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, यहां पे लिखा है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू टैक्स। क्या इसका मतलब ये है कि हमेशा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर टैक्स के इक्वल होता है? नहीं रे बाबा। जब हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर टैक्स के इक्वल होता है बेटा, उसको हम पता है क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बैलेंस्ड बजट, है ना? बैलेंस्ड बजट। अच्छा, कि भाई जितना गवर्नमेंट खर्च कर रही है, यस, गवर्नमेंट उतना ही आपसे टैक्स ले रही है, या फिर ऐसा बोलेंगे जितना गवर्नमेंट आपसे टैक्स ले रही है उतना ही खर्च कर रही है। इसको बोलते हैं बैलेंस बजट। लेकिन क्या ये इंपॉर्टेंट है कि हमेशा बैलेंस बजट होता है? नहीं सर। ये ऐसा हो सकता है ना कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा हो और टैक्स का इनकम कम हो, बिल्कुल हो सकता है। या फिर उल्टा भी हो सकता है। हाँ, तो ये मत समझना, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व किए जा रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्स इक्वल होता है। हमेशा नहीं होता, ये तो क्वेश्चन में दे रखा है, तो हमने यहां पे लिख दिया, ठीक है। अगर क्वेश्चन में लिखा होगा क्या कि बैलेंस्ड बजट है, तो इसका मतलब वो दोनों इक्वल है। अब यहां पे मुझे इक्विलिब्रियम इनकम निकालना है। क्या निकालना है? इक्विलिब्रियम इनकम। तो ध्यान से मेरी बात सुनो, सबसे पहले हम यहां पे क्या निकालते हैं कि यहां पे मेरी डिस्पोजेबल इनकम कितनी है। क्या निकालते हैं? डिस्पोजेबल इनकम। अब डिस्पोजेबल इनकम कैसे निकालते हैं? हमको पता है, बिल्कुल पता है कि सर टोटल इनकम, यस, माइनस आपका टैक्स, और टैक्स आपका कितना है? 20। सर ये मेरा टोटल टैक्स है, तो मुझे यहां पे प्रोपोर्शनेट टैक्स या फिर ऑटोनोमस टैक्स अलग से मेंशन नहीं है। मेरे को टोटल टैक्स पता है 20, तो मैंने इनकम में से 20 माइनस कर दिया, ठीक है। अब मुझे पता है सर इक्विलिब्रियम पे इनकम इज इक्वल्स टू सी, हाँ जी, प्लस आई, यस, प्लस जी। सबको पता है, सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मुझे निकालना क्या है? इक्विलिब्रियम इनकम निकालना है। क्या निकालना है? इक्विलिब्रियम इनकम इज इक्वल टू सी। अब सी कैसे लिखते हैं? सर सी का फंक्शन आपको दे रखा है 10 प्लस, यस, 0.75, करेक्ट, मल्टीप्लाई बाय डिस्पोजेबल इनकम। अब डिस्पोजेबल इनकम में मैं क्या लिख दूंगा? इनकम माइनस 20। करेक्ट, करेक्ट। तो ये मेरा क्या हो गया? सी हो गया। अब इन्वेस्टमेंट मुझे ऑलरेडी पता है कितना, 50, ओके। मुझे गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर पता है कितना, 20। अब मुझे बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और मेरे पास इक्विलिब्रियम इनकम आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेंगे, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू, इसको पूरा का पूरा सॉल्व कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। सर 10 प्लस 50, 60 प्लस 20, 80, यस, प्लस 0.75y, यस, माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, 0.7 मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये हो गया आपका 15। बस इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? देखो, सर ये 0.75 और ये एक जगह लिख देंगे, इनकम माइनस 0.75y, करेक्ट, इज इक्वल्स टू 80 माइनस 15, 65। तो अब आराम से आप निकाल सकते हो क्या कि आपकी इक्विलिब्रियम इनकम, अब ये कितना बच गया? 0.25, है ना। y माइनस 0.75 को 0.25 लिखते हैं, 0.25y इज इक्वल्स टू 65, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से यहाँ पे निकाल लिया हमने
कि इक्विलिब्रियम इनकम डिवाइडेड बाय 0.25, ये आ गया 260 रुपीज़। ईजी ईजी, बस ऐसे ही एमसीक्यू आपसे पूछे जा सकते हैं, आसान है। हाँ, अगर एक और एग्जांपल देखें, अभी आपकी बुक के ही है सर, बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 14 यही है, हाँ जी यही है। तो क्या बोलता है, कह रहे सी आपको दे रखा है, आई आपको दे रखा है, जी आपको दे रखा है, टी आर दे रखा है। क्या दे रखा है, टी आर। अब देखो ध्यान से, सबसे पहला स्टेप आपका क्या है, पहला स्टेप तो है कि मुझे डिस्पोजेबल इनकम निकालनी है। कैसे निकालेंगे कि सर जो इनकम होगी माइनस, इसमें से टैक्स माइनस करना है। अब अगेन आपको यहाँ पे दे रखा है टैक्स कितना है, 100। ओके, टैक्स आपका 100 है। अब ट्रांसफर रिसीट भी है, तो क्या ट्रांसफर रिसीट को प्लस करते हैं, हाँ प्लस करते हैं। तो आपकी डिस्पोजेबल इनकम कितनी आ गई, वाई, यस, -50, है ना। -100 + 50 को हम कैसे लिखेंगे, -50, कोई दिक्कत नहीं है। अब वही सेम चीज करनी है, क्या सेम चीज करनी है कि सर डिस्पोजेबल इनकम, यस सॉरी, टोटल इनकम विच इज एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू सी, हाँ जी, प्लस आई प्लस जी, यस सर, इसको हम लिख देंगे और क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो इनकम इज इक्वल्स टू सी कितना है हमारा, 100 + 0.75, यस। अब डिस्पोजेबल इनकम, सर डिस्पोजेबल इनकम है इनकम -50, करेक्ट है, यस। इन्वेस्टमेंट आपको दे रखा है 200 रुपये का, और आपके पास गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 100 रुपये का है। वेरी आसान, बस इसको सॉल्व करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इनकम इज इक्वल्स टू 100 + 200, 300 + 100, 400 + 0.75y माइनस, यस सर, ये कितना हो जाएगा, 0.75 × 50, ये हो जाएगा -37.5, करेक्ट है। अब ये 0.75 वहां चला जाएगा, बिल्कुल वहां चला जाएगा, तो ये हो गया 0.25। y इज इक्वल्स टू 400 - 37.5, 362.5, और इसको सॉल्व करते ही हमारे पास इक्विलिब्रियम इनकम आ जाएगी सर 362.5 डिवाइड बाय 0.25, आंसर इज 1450। वेरी आसान, बात खत्म, हाँ जी खत्म। ऐसे ही आपके पास है इलस्ट्रेशन नंबर 15, हाँ जी 15। अब 15 में अगर आप देखोगे तो एक चीज अलग है, अलग क्या है कि यहाँ पे आपको टैक्स का फंक्शन दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगेन प्रोसेस हमको सेम ही फॉलो करना है, सेम प्रोसेस क्या फॉलो करना है कि आप देखो आपकी डिस्पोजेबल इनकम क्या है, सर डिस्पोजेबल इनकम है इनकम माइनस टैक्स। अब जब मैं इनकम माइनस टैक्स की बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा 25, यस, -0.1y। अब अगर दोबारा किसी बच्चे ने बोला कि सर ये माइनस कैसे आ गया, पिटाई हो जाएगी बेटा। जब आप इसको ब्रैकेट में लिखोगे, यस ठीक है, तो ब्रैकेट रिमूव करोगे तो माइनस हो जाएगा। तो y -25 -0.1y, यस, इसको सॉल्व करें अगर हम तो ये हो जाएगा 0.9y -25। तो दिस इज माई डिस्पोजेबल इनकम, वेरी इजी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगेन सेम चीज करेंगे, हमको पता है क्या कि इनकम इज इक्वल्स टू C + I + G, C + I + G, हाँ जी C + I + G। तो इनकम इज इक्वल्स टू C कितना आ गया 75, ओके, प्लस 0.5, सर प्लस 0.5। अब डिस्पोजेबल इनकम, सर यहाँ पे आपको दे रखा है इनकम माइनस टैक्स, इसका मतलब क्या है, डिस्पोजेबल इनकम है। ये अगर आपको यहाँ पे दे दिया इनकम माइनस टैक्स, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज डिस्पोजेबल इनकम। तो डिस्पोजेबल इनकम जो है वो हमारी कितनी हो जाएगी सर 75 + 0.5 ब्रैकेट में 0.9y। देखो बहुत ध्यान से करना है बहुत आसान, मुश्किल नहीं है तो बहुत ही आसान, ठीक है। प्लस हमारा जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो 100 है, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट 80 है। अब देखो ध्यान से, राइट। अब यहाँ पे बच्चों के डाउट आए थे मेरे पास, क्या आए थे, सर सिंपल है ना, इसको आप 100 मान लो है ना, राइट। सर हम अभी यू चुटकियों में निकाल देंगे आपको कि जो हमारा टैक्स होता है और जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो इक्वल होता है। तो 25 + 0.1y इज इक्वल टू 100। अरे नलायक ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये हमेशा इक्वल नहीं होते हैं, क्वेश्चन में गिवन होगा तो इक्वल मानना है, हमेशा बैलेंस बजट नहीं होता है, समझ में आ गई, ये गलती नहीं करनी बार बार, ओके। तो इसके बाद फटाफट से आते हैं कि y इज इक्वल्स टू 75, ओके 75, राइट, 75 + 100 + 80, तो ये तो हो गया 255 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.9, 0.5 मल्टीप्लाई 0.9, ये हो गया 0.45, है ना। बस इसको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगता है और कुछ नहीं। 0.5 मल्टीप्लाई 25 -12.5, इजी। बस अभी इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब 0.45 को वहां लेके चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 0.55y इज इक्वल्स टू 255 -12.5, ये हो गया 242.5, राइट। तो यहां पे मेरी इक्विलिब्रियम इनकम आ गई 242.5 डिवाइड बाय 0.55। सर दिस इज पॉइंट्स में आ रही है
440.91 है ना, ये हमारी क्या आ गई सर, इक्विलिब्रियम इनकम। बात खत्म, बात खत्म। वेरी वेरी आसान, वेरी वेरी आसान, ठीक है। ऑल राइट, अब ऐसे ही आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। ये क्वेश्चन सारे के सारे बच्चे करेंगे होमवर्क में, हाँ जी होमवर्क में। सेम क्वेश्चन मैंने आपको पूरा का पूरा मेथड समझा दिया, बिल्कुल समझा दिया। जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, बिल्कुल दे रखा है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट आपका 200 है, हाँ जी। देन आपके पास टोटल टैक्स दे रखा है, यस। ट्रांसफर रिसीव गवर्नमेंट, तो सेम है, सेम है, ठीक है। आराम से खुद से सॉल्व करना, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, है ना, ताकि आप बाद में क्रॉस चेक कर सको। सर इसका आंसर क्या है, आंसर है आपका इक्विलिब्रियम इनकम इज इक्वल्स टू 784.04। आराम से सॉल्व कर लेना, आई एम श्योर आपको समझ में आ जाएगा। ईजी है, बहुत ही आसान है, ठीक है सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब हम शुरू करने वाले क्या सर, मल्टीप्लायर। सर क्या शुरू करेंगे, मल्टीप्लायर। अब मल्टीप्लायर, मजे की बात क्या है, मजे की बात यह है कि मल्टीप्लायर हमने पहले भी पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है सर, हमने पढ़ा है 2 सेक्टर मॉडल में। क्या पढ़ा था, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्या मतलब था उसका, कि जब आपकी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है, उसकी वजह से इनकम कितनी इंक्रीज होती है, कितनी इंक्रीज होती है, कितने टाइम्स इंक्रीज होती है, उसको बोलते हैं मल्टीप्लायर। अब 3 सेक्टर मॉडल में क्या है सर, 3 सेक्टर मॉडल में हमारे पास इंजेक्शंस हैं, कितने, 2 एक तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी इंजेक्शन है, हाँ जी, और दूसरा हमारे पास इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी इंजेक्शन है। तो इसका मतलब क्या है कि जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है या बिजनेस का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है, उसकी वजह से मेरी इकोनॉमी में इनकम सॉरी सर, इकोनॉमी में मेरी इनकम कितने टाइम्स इंक्रीज होती है, यस। अब हम फॉर्मूला पूरा डिटेल में समझ के आए थे, मैंने आपको पूरी कहानी के फॉर्म में समझाया हुआ है कि सर हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, के मतलब मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी। आई होप बेटा आप देख कर आए हो, मैंने इसका पूरा लॉजिक समझाया आपको, ठीक है। 1/1 माइनस एमपीसी, ये 2 सेक्टर इकोनॉमी में था। अब जरा 3 सेक्टर में क्या बदल जाएगा वो देखते हैं। क्या बदल जाएगा, देखो फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हुआ या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हुआ, जो भी हुआ, 100 रुपये इन्होंने स्पेंड करे, है ना। मान लो आपसे मशीन परचेज करी, जो मर्जी आपसे परचेज करी, तो इन्होंने 100 रुपये का क्या कर दिया, इंजेक्शन डाल दिया, 100 रुपये का 100 रुपये का। तो इसका मतलब किसी की इनकम बढ़ गई, इन्होंने किसी से तो परचेज किया ना, हाँ जी, तो उसकी 100 रुपये की इनकम बढ़ गई। अब देखो ध्यान से अगर क्वेश्चन में दे रखा है एमपीसी 0.8 है, सर क्या है हमारा जो एमपीसी है वो 0.8 है, तो क्या ये 100 रुपये का 80% खर्च कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पे बेटा टैक्स का रेट है 0.1। अब ये छोटा टैक्स है सर, स्मॉल टी मतलब प्रोपोर्शनल टैक्स, है ना। हम यहाँ पे ऑटोनोमस की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखो ध्यान से मेरी बात सुनो सर, ऑटोनोमस टैक्स तो आपको वैसे ही पे करना होता है, उसका आपके इनकम के साथ कोई रिलेशन है नहीं। यहां पे आपकी इनकम इंक्रीज हुई है 100 रुपए से, तो अगर आपकी 100 रुपए से इनकम इंक्रीज हुई है, जो आपको टैक्स पे करना होगा सर, वो आपका कौन सा होगा, प्रोपोर्शनल टैक्स होगा। ऑटोनोमस टैक्स तो इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम आप पे करोगे, हाँ जी, ठीक है। तो यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रोपोर्शनल टैक्स की बात कर रहे हैं, वो 0.1 है। अब आराम से समझो कि अगर आपके पास 100 रुपए आए तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, अरे अरे रुको रुको रुको, 100 रुपए में से 10% मैं निकाल लेती हूं। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, 100 का 10% तो निकाल लिया सर, 100 का 10% निकाल लिया, तो आपके पास जो डिस्पोजेबल इनकम बची वो 90 बची। तो अब आप 90 का 80% कंज्यूम कर पाओगे ना। आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना है, 0.8। एमपीसी का मतलब क्या था कि मेरी अगर इनकम बढ़ेगी, डिस्पोजेबल इनकम इतने से बढ़ेगी, तो मेरा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इतने से बढ़ेगा। तो इसका मतलब अगर डिस्पोजेबल इनकम 90 से बढ़ी तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 0.8 से बढ़ेगा, राइट। तो मतलब 0.8 कितना हो गया, 72। तो अगर आपकी इनकम 100 रुपए से बढ़ती है तो यहां पे आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 72 से बढ़ता है, राइट। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है उसमें एक छोटा सा चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया, देखो ध्यान से, ठीक है, कि यहां पे जो मेरा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, पहले मैं क्या करता था, 100 मल्टीप्लाई बाय 0.8, नहीं, अब हमने क्या करा, हमने सर किया 100 मल्टीप्लाई बाय 0.9 मल्टीप्लाई बाय 0.8। समझ में नहीं आया, देखो ध्यान से, बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे आपके पास 100 रुपए थे सर, कितने, 100 रुपए, लेकिन 100 रुपए आप खर्च कर पाए क्या, नहीं कर पाए ना। कितने खर्च कर पाए ये देखना है हमको, है ना, कितने खर्च कर पाए। अब ध्यान से मेरी बात सुनो आपके पास जो इनकम बची सर वो 10% काटने के बाद बची ना, हाँ, तो क्या मैं बोल सकता हूँ 0.9, यस। अगर 0.1 चला गया बेटा, 10% चला गया, तो बचा तो मेरे पास 90% ना, हाँ 0.9, यस। तो ये कितना हो गया, 90। अब 90 का 80% मतलब 0.8, यस। इतना आप खर्च कर पा रहे हो, क्या हम इतना खर्च कर पा रहे हैं, हाँ जी इतना खर्च कर पा रहे हैं। क्या मैं 0.9 को ऐसा लिख सकता हूं क्या, कि जो भी आपका टैक्स का रेट है, जो आपका टैक्स का रेट है, तो 1 माइनस टैक्स का रेट, यस।
0.9 इज नथिंग बट 1 माइनस टैक्स क्रेडिट, जैसे 1 माइनस 0.1। यस, तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों इसका मतलब जो इनकम सर्कुलेट होगी अब वो कितनी होगी, अब देखो ध्यान से, ये आपका कितना है एमपीसी, कितना है एमपीसी, हाँ जी एमपीसी। तो एमपीसी मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टी। ओ यस नो, तो जितना आपका एमपीसी है मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टी, हाँ जी 1 माइनस टी। तो बस प्रॉब्लम क्या है, सिंपल सी प्रॉब्लम है कि अब आपका जो फॉर्मूला है जो पहले 1 माइनस एमपीसी था, अब उसमें चेंज क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा 1 माइनस एमपीसी मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टी। क्योंकि अब आपका जो एमपीसी है विच इज 80%, आप पूरा का पूरा 80% कंज्यूम नहीं कर रहे हो, आप 80% का 90% कंज्यूम कर रहे हो, राइट। अगर 0.8 है तो हम 0.8 से अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीज नहीं कर पा रहे हैं, पहले मुझे क्या करना है, पहले मुझे 10% काटना है, तो हमने वही करा सेम करा। ये मैंने आपको थोड़ा फॉर्मूला समझाया है, बाकी सिंपल सी बात है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, राइट। कि भाई 3 सेक्टर मॉडल में हमारा मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टी, क्योंकि सर टैक्स का पैसा कटेगा, टैक्स का पैसा कटेगा, सिंपल है, हाँ जी बहुत सिंपल है। अगर मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाऊं तो ये आपके बुक का है 16th इलस्ट्रेशन, ओके राइट। अगेन आपको यहाँ पे निकालना कैसा है, आपको निकालना है लेवल ऑफ इनकम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेवल ऑफ इनकम निकालने से पहले हम कोशिश करते हैं के निकालने की। लेवल ऑफ इनकम तो निकाल लेंगे, कौन सी बड़ी बात है, आ जाओ, हाँ के निकालते हैं। तो के का फॉर्मूला पहले लिख लो, 1 माइनस एमपीसी, सर 1 माइनस एमपीसी, ओके, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टैक्स क्रेडिट। बेटा कौन सा टैक्स क्रेडिट, प्रोपोर्शनेट, बार बार बोल रहा हूँ, दिस इज नॉट टोटल टैक्स, प्रोपोर्शनेट टैक्स, क्योंकि इनकम के चेंज होने से आपका प्रोपोर्शनेट टैक्स चेंज होता है सिर्फ, ओके। अब देखो ध्यान से देखो, राइट। अब मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये जो मैंने आपको पूरा समझाया ना, ये उन्हीं बच्चों को पूरा समझ में आया होगा जिनको 2 सेक्टर मॉडल की कहानी याद है, क्योंकि 2 सेक्टर मॉडल में मैंने आपको पूरा फ्लो समझाया था कि भाई मान लो इंजेक्शन आया 100 रुपये का, तो इसकी इनकम 100 से बढ़ी, यस। अब अगर ये 80 रुपीज़ खर्च करता तो इसकी इनकम 80 से बढ़ती, फिर ये आगे खर्च करता, तो ऐसे आपका चलता रहता है, जिसको मल्टीप्लायर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे इसने कंजम्पशन कितने से करा, 72 से करा, तो आगे ये 72 का, इसके पास 72 से इनकम बढ़ेगी, यस। अब ये 72 का कितना खर्च कर पाएगा, अगेन 0.72, 72% ही खर्च कर पाएगा। 72% कैसे आया सर, 72% आया कैसे, तो 72% आया कि 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.9, आपके पास खर्च करने के लिए 90% ही है, हाँ, और उसका आप 80% खर्च कर रहे हो। तो ये पूरा का पूरा लॉजिक आपको सिर्फ तभी समझ में आएगा अगर आपने 2 सेक्टर मॉडल की कहानी समझी हुई है, राइट। बाकी तो फॉर्मूला और कुछ नहीं है। अब देखो ध्यान से, 1 माइनस एमपीसी मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टी, यस। अब देखते हैं 1 अपॉन में, यस, एमपीसी को ढूंढो, एमपीसी कहाँ मिलता है सर, कंजम्पशन फंक्शन में मिलता है, और कंजम्पशन फंक्शन में मिल गया 0.8, तो 1 माइनस 0.8, यस। अब जब मैं 1 माइनस टी की बात कर रहा हूँ तो दोस्तों अब यहाँ पे आपको टी दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, ये रहा टी, है ना, ये टी है, ये टी है। तो ये बड़ा वाला जो टी है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टोटल टैक्स, दिस इज बड़ा वाला टी, टोटल टैक्स, ठीक है। ये 25 जो है सर, दिस इज ऑटोनोमस टैक्स, यस। और ये 0.1 क्या हो गया सर, दिस 0.1 इज छोटा टी, मतलब आपके टैक्स का रेट, राइट। तो 1 माइनस 0.8, हाँ 1 माइनस 0.1, यस। तो इसका मतलब क्योंकि आपको 10% टैक्स पे करना है, तो आपके पास खर्च करने के लिए 90% बचा, विच इज 0.9, कितना बचा 0.9, हाँ जी, तो ये वही आ जाएगा 1 अपॉन में 1 माइनस, अब 1 माइनस 0.1 का मतलब क्या होता है 0.9, यस। तो 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.9 कितना हो जाएगा 0.72, ये आपका आ जाएगा 1 माइनस 0.72 कितना हो गया 0.28, तो 1 अपॉन में 0.28, यस। सिंपल सा क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। तो आपके पास जो मल्टीप्लायर आएगा वो पॉइंट्स में आएगा, घबराना मत, 3.57, ये आपका मल्टीप्लायर आ जाएगा। आई होप मल्टीप्लायर निकालना समझ में आ गया। अब यहाँ पे आपको बोला है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, ये तो सेम ही है ना सर, हमें सबसे पहले क्या निकालना होता है, अगर ये सेम ही है तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, सबसे पहले निकालोगे आपकी डिस्पोजेबल इनकम, राइट। क्या निकालेंगे, डिस्पोजेबल इनकम। अब डिस्पोजेबल इनकम अगर मुझे निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, टोटल इनकम, हाँ जी, माइनस आपका टैक्स, सर टोटल इनकम माइनस टैक्स, हाँ जी। और क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफर रिसीट भी है तो प्लस आपकी ट्रांसफर रिसीट्स, तो टोटल इनकम माइनस टैक्स आपका कितना आ गया 25, यस, माइनस 0.1 वाई प्लस 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 आपकी ट्रांसफर रिसीट्स 50 रुपीज़ है, 50 रुपीज़ है। इसको हम पूरा का पूरा सॉल्व कर लेते हैं, यस सर, पूरा का पूरा सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस 25 प्लस 50, तो प्लस 25, वाई माइनस 0.y, तो इसका मतलब 0.9 वाई प्लस 25,
बेटा इतनी बेसिक मैथ तो आनी चाहिए, है ना, इसमें तो आई होप किसी को कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है, यस सर यस। तो अब मुझे क्योंकि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालना है, तो इक्विलिब्रियम पे y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी, हाँ जी ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू सी हमारा कितना हो जाएगा, अब c था हमारा 100 प्लस 0.8, सर 100 जो हमारी ऑटोनोमस कंजम्पशन होती है प्लस 0.8 जो हमारा MPC होता है, राइट, मल्टीप्लाई बाय डिस्पोजेबल इनकम, तो 9y प्लस 25। क्लियर है, सेम प्रोसेस जो हमने पहले फॉलो किया। आई कितना दे रखा है 200, सो 200 मेरा आई हो गया जी 100 रुपये, बस इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा, द आंसर विल कम। ओके कमिंग कमिंग आंसर कमिंग, आ जाओ। तो y इज इक्वल्स टू यस 100 प्लस 200 प्लस 100, दिस इज 400, दिस इज 400, इजी इजी, प्लस 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.9, अगेन दिस इज 0.72y, यस 0.8 मल्टीप्लाई बाय 25, ये होता है 20 प्लस 20 प्लस 20, 0.72 वहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा 0.28y, ओके, इज इक्वल्स टू 420, और आंसर आपके सामने प्रस्तुत है, 420 डिवाइड बाय 0.28 इज 1500 रुपीज़। क्या बात है, तो ये हो गया अरे इजी है ना, बहुत ही इजी है, वेरी इजी, वेरी वेरी इजी है ना। तो ये हमारा क्या हो गया सर, मैंने आपको मल्टीप्लाई समझा दिया, तो मल्टीप्लाई भी बहुत इजी था और हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी कर लिए। मजे की बात पता क्या है, मजे की बात है कि 3 सेक्टर मॉडल यहाँ पे खत्म हो गया, बस बचा क्या है 4 सेक्टर मॉडल, वो भी हम फटाफट से कंप्लीट कर लेंगे, राइट। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ऑल राइट। सो दोस्तों 3 सेक्टर मॉडल हमारा खत्म हो चुका है, अब बारी किसकी है, बारी है हमारे 4 सेक्टर मॉडल की। मजे की बात क्या है कि 4 सेक्टर मॉडल में कुछ बहुत चेंज नहीं होने वाला है। अब क्या होगा, एक नया सेक्टर ऐड हो जाएगा जिसका नाम है फॉरेन सेक्टर, है ना। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, अभी तक हमने पढ़ा 3 सेक्टर में हमारा बिजनेस सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, अब आ गया फॉरेन सेक्टर। और जब मैं फॉरेन सेक्टर की बात करता हूँ तो मेनली हम किसकी बात करेंगे, एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स की बात करेंगे। जो गुड्स एंड सर्विसेज हम इंडिया में बना के बाहर बेचते हैं उसको हम एक्सपोर्ट्स बोलते हैं। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, बाहर जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उसको हम इंडिया में खरीद रहे हैं, राइट, उसको इंपोर्ट बोलते हैं, उसको इंपोर्ट बोलते हैं। तो क्या बोला इसने, कह रहा है 3 एडिशनल फ्लोज इन 4 सेक्टर मॉडल। तो क्या होता है सर, हमारे सर्कुलर फ्लो में 3 फ्लो और ऐड होते हैं, जैसे कि एक्सपोर्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि हम क्या कर रहे हैं, बना तो इंडिया में रहे हैं लेकिन बेच बाहर रहे हैं। इंपोर्ट, बाहर वाले गुड्स इंडिया में खरीद रहे हैं। और तीसरा होता है नेट कैपिटल फ्लो। जो ये तीसरा वाला है सर, इसके बारे में हमको पढ़ना नहीं है, मेन फोकस हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे होगा। नेट कैपिटल फ्लो का बड़ा सिंपल सा मतलब है, जैसे आपको पता है कि बाहर वाले लोग इंडिया में इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, है ना। जैसे आपको पता है ना, बाहर की कंपनीज इंडिया में क्या करती है, इंडिया में कैपिटल इन्वेस्ट करती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट उसको बोलते हैं। ऐसे इंडिया के लोग भी बाहर इन्वेस्ट करते हैं, कैपिटल का फ्लो होता है। लेकिन वो सब हमें नहीं पढ़ना है सर, मेन हमें क्या पढ़ना है, मेन पढ़ना है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। तो जब मैं बात करता हूं एग्रीगेट डिमांड की, अब ध्यान से मेरी बात सुनो, एग्रीगेट डिमांड हमारा 3 सेक्टर मॉडल में क्या था सर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो मेनली हाउस होल्ड का हो गया, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बिजनेस सेक्टर का, गवर्नमेंट सेक्टर का गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब जब हम बात करते हैं सर एग्रीगेट डिमांड में फॉरेन सेक्टर की, तो वहां पे हमारा आता है नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। देखो यहां एग्रीगेट डिमांड में हम क्या निकाल रहे हैं, टोटल यस प्लान्ड एक्सपेंडिचर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है सर कि जब मैं बोल रहा हूं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अभी तक 3 सेक्टर मॉडल में जब मैंने इन तीनों को प्लस किया तो इसका मतलब ये था कि भाई ये तीनों सेक्टर्स जो इंडिया में गुड्स बन रहे हैं उसकी जो डिमांड कर रहे हैं वो आ रहा था। जैसे जब मैं बोल रहा हूँ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो इसका मतलब क्या है कि गुड्स एंड सर्विसेज जो इंडिया में बन रहे हैं और हाउस होल्ड सेक्टर उसकी डिमांड कर रहा है, हाउस होल्ड सेक्टर उस पर खर्चा कर रहा है, ऐसा मान सकते हैं, ठीक है। ऐसे हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। लेकिन जब हम फॉरेन सेक्टर की बात करते हैं तो फॉरेन सेक्टर में अब क्या है कि गुड्स एंड सर्विसेज इंडिया में बन रहे हैं, उस पर खर्चा हो रहा है लेकिन खरीदे बाहर जा रहे हैं। आराम से समझो, फॉर्मूला तो आप याद कर लोगे लेकिन उसके पीछे का मतलब समझो कि एक्सपोर्ट का मतलब क्या है कि सर गुड्स एंड सर्विसेज पे जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो इंडिया में ही हो रहा है, बन वो इंडिया में ही रहे हैं, हाँ जी, लेकिन वो बाहर आगे जाके सेल हो रहे हैं। सर बाहर जाके सेल हो रहे हैं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता वो गुड्स एंड सर्विसेज बन कहाँ रहे हैं, इंडिया में ना, हाँ जी। उन पे जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाने में जो खर्चा हुआ सर वो कहाँ हुआ, इंडिया में ना। वो किसकी जीडीपी में काउंट होगा, इंडिया की ना, हाँ जी। तो बेटा वो हम एग्रीगेट डिमांड में काउंट करेंगे, सिंपल सी बात है। तो एक्सपोर्ट को हम क्या करते हैं सर, एक्सपोर्ट को प्लस करते हैं, हाँ जी, क्योंकि बेटा उन गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन है वो इंडिया में ही हुआ है,
उस पर जो एक्सपेंडिचर किया गया, बनाने में जो खर्चा किया गया, वो इंडिया में किया गया, तो एक्सपोर्ट्स आपके क्या हो गए, आपके प्लस हो गए। इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। माइनस इंपोर्ट क्यों किया, अब देखो ध्यान से, क्योंकि हमारे 4 सेक्टर मॉडल में हमने फॉरेन सेक्टर को भी ले लिया, हमारी इकोनॉमी को हमने ओपन कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, जब हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात करेंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब अब क्या हो गया कि हाउस होल्ड सेक्टर जो गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम कर रहा है, जो खर्चा कर रहा है, हाँ जी, ऐसे बिजनेस का हो गया। क्या ऐसा पॉसिबल है कि हाउस होल्ड सेक्टर ने जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया वो उन गुड्स का किया जो बाहर बने हो? जैसे फॉर एग्जांपल आप है, अगर आपकी बात करें तो आपने बाहर से कुछ मंगवाया, जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैंने आईपैड बाहर से मंगवाया, हाँ जी, तो वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में वो काउंट हो गया, ये सर काउंट हो गया। लेकिन मुझे तो क्या निकालना है सर, मुझे तो इंडिया के लिए निकालना है, हाँ जी, तो हम क्या करते हैं, हम इंपोर्ट को माइनस कर देते हैं कि वो गुड्स एंड सर्विसेज जो बने तो बाहर है, उन पे खर्चा तो बाहर हुआ है, बनाने का जो खर्चा है वो तो बाहर हुआ है, यस, लेकिन मैंने कंज्यूम इंडिया में करा है। अगर मैंने कंज्यूम इंडिया में कर लिया तो बेटा वो इन तीनों में से किसी में भी काउंट हो गया होगा। बात तो सही है। क्या पता गवर्नमेंट ने जो कुछ एक्सपेंडिचर किया, गवर्नमेंट ने जो कुछ खरीदा वो बना बाहर हो, यस, तो हमें एग्रीगेट डिमांड में वो काउंट नहीं करना, हमने क्या कर दिया, उसको माइनस कर दिया। तो सिंपल है, ये तो मैंने आपको थोड़ा एक्सप्लेन किया, लेकिन हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, बस कि एग्रीगेट डिमांड में हमें क्या करना होता है, नेट एक्सपोर्ट्स को प्लस करना होता है, यस सर यस। नेट एक्सपोर्ट्स को हम ट्रेड बैलेंस भी बोलते हैं, ध्यान रखना। कई बार क्वेश्चन में वो आपको क्या बोलेगा कि ट्रेड बैलेंस निकालो। सर ट्रेड बैलेंस क्या होता है, कुछ नहीं, नेट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक क्वेश्चन है हमारे स्टडी मैट में ना, कि जब वो आपको क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है कि ट्रेड बैलेंस निकालो, तो निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड इज आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस आपके नेट एक्सपोर्ट्स, हाँ जी, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, राइट। अब एक्सपोर्ट्स क्या होते हैं सर, एक्सपोर्ट्स इंजेक्शंस होते हैं, क्यों, क्योंकि बेटा बाहर से पैसा आ रहा है। हमारा फ्लो तो क्या था, अगर हमारा फ्लो देखे, अरे फ्लो 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 फ्लो, ये रहा फ्लो, यस, यहाँ तो क्या था, इंडिया में बिजनेस, हाउस होल्ड, ये सब चल रहा है, हाँ, लेकिन अब क्या हो रहा है सर कि गुड्स एंड सर्विसेज बन तो रहे हैं, लेकिन पैसा बाहर से आ रहा है, पैसा बाहर से आ रहा है। सर इस फ्लो में क्या हो रहा है, इंजेक्ट हो रहा है। अब मुझे बताओ बेटा, इस फ्लो में यस जो गुड्स एंड सर्विसेज बिजनेस ने बनाए, बिल्कुल सही बात है, क्या वो इंडिया के हाउस होल्ड सेक्टर ने परचेज करे? नहीं। ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में काउंट हो रहा है? नहीं हो रहा, राइट, लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज बने हैं, बिल्कुल बने हैं। अब इनको खरीदता कौन है, बाहर वाले, और अगर बाहर वाले खरीदेंगे तो पैसे कहाँ आ रहे हैं, पैसे बाहर से आ रहे हैं, तो उसको हमने क्या बोला, इंजेक्शन, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो एक्सपोर्ट हमारा क्या होता है, एक्सपोर्ट हमारा इंजेक्शन होता है, ये बात हमको समझ में आ गई है सर, बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ गई है, कहाँ था मैं, ये रहा, ठीक है। अब क्या होता है सर, एक्सपोर्ट का मतलब क्या है, फॉरेन डिमांड फॉर डोमेस्टिक आउटपुट, लेकिन बने तो इंडिया में, तो इसलिए हमारे एग्रीगेट डिमांड में काउंट होते हैं, ठीक है सर। डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स डिपेंड ऑन द फॉरेन इनकम। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, जैसे हमने बोला कि हमारा जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो हमारे इंडिया की इनकम पे डिपेंड करता है, हाउस होल्ड सेक्टर की इनकम पे डिपेंड करता है, ऐसा बोला हमने, बिल्कुल बोला। अब मुझे एक बात बताओ, आराम से सोच के बात बताओ, जब मैं एक्सपोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, क्या एक्सपोर्ट जो है वो इंडिया की इनकम पे डिपेंड कर रहा है? नहीं। खरीद कौन रहा है, बाहर वाले, तो बाहर वालों की इनकम पे डिपेंड करेगा ना, उनके पास ज्यादा पैसा होगा तो वो ज्यादा सामान खरीदेंगे, हम ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जब मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखता हूं, तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से तो जो एक्सपोर्ट्स हैं वो ऑटोनॉमस हो गए, क्योंकि वो इंडिया की इनकम पे डिपेंड तो नहीं कर रहा सर, वो तो फॉरेन इनकम पे डिपेंड कर रहा है। तो अगेन ये क्या हो गया, ऑटोनॉमस, हाँ जी ऑटोनॉमस। एक्सोजीनियस का मतलब क्या था सर, विच इज अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स, राइट, इनकम पे डिपेंड नहीं कर रहा, बाकी और फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, विच इज फॉरेन की इनकम, ये हमने पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। तो ये सिंपल बातें होगी, आई होप आपको समझ में आई। जब मैं इंपोर्ट की बात करता हूं, इंपोर्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सपोर्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपोर्ट इंपॉर्टेंट है। इंपोर्ट का मतलब क्या हो गया कि सर हम इंडिया वाले बाहर से सामान खरीद रहे हैं, तो वो लीकेज है। लीकेज क्यों है, क्योंकि मुझे बताओ, मैंने 100 रुपए कमाए, अब वो 100 रुपए में इंडिया के गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुए हैं इंडिया में, उसको परचेज करने में खर्च नहीं कर रहा हूं, बाहर लेके जा रहा हूं, अरे फ्लो में से पैसे निकल गए। अगर मैं आपको दोबारा से फ्लो दिखाऊं एक बार, तो देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, हाँ जी। फॉर एग्जाम्पल सर अब यहां पे हाउस होल्ड सेक्टर को फैक्टर इनकम मिली, हाँ जी बिल्कुल मिली। अब इसको करना क्या चाहिए था, इसको बेटा इंडिया के गुड्स एंड सर्विसेज पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करना चाहिए था, लेकिन ये क्या कर रहा है सर, ये पैसे जो इसको मिले ये तो बाहर ही लेके जा रहा है। सर ये पैसे कहां लेके जा रहा है, बाहर इंपोर्ट कर रहा है, तो बाहर वालों को पैसा दे रहा है, तो हमारे फ्लो में से तो पैसा निकल गया ना सर, हमारा जो फ्लो चल रहा था उससे पैसा निकल गया, हाँ जी पैसा निकल गया। तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि जो इंपोर्ट है वो क्या है, लीकेज। एक्सपोर्ट क्योंकि बाहर से पैसा आ रहा है, फ्लो के अंदर पैसा आ रहा है, वो हमारा इंजेक्शन हो गया, ठीक है। ये लीकेज है, आउटफ्लो ऑफ द नेशनल इनकम।
इंडिया का पैसा बाहर जा रहा है, यस सर यस ठीक है। तो दिस इज नॉट डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स, बिल्कुल सही बात है कि ये हमारे डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड नहीं है। जब हम एग्रीगेट डिमांड की बात कर रहे हैं तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या है सर, वो वाले गुड्स की डिमांड जो इंडिया में बने। अब उसकी डिमांड जहां मर्जी हो, दोबारा सुनो, अगर मैं इसको समराइज करूं तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या है कि सर वो वाले गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड जो इंडिया में प्रोड्यूस हुए हैं। अब उसको हमारा हाउस होल्ड सेक्टर डिमांड कर रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर डिमांड कर रहा है, या फिर आपका बिजनेस सेक्टर डिमांड कर रहा है, या बाहर वाले डिमांड कर रहे हैं, उससे नहीं फर्क पड़ता, बन कहाँ रहे हैं वो इंडिया में, इसलिए एक्सपोर्ट को प्लस किया क्योंकि हमारे डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स की डिमांड है। एग्रीगेट डिमांड, सिंपल सी बात, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, राइट। इंपोर्ट फंक्शन की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, इंपोर्ट फंक्शन की। क्योंकि मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इंपोर्ट की बात करता हूं तो इंपोर्ट हम लोग कर रहे हैं, तो क्या वो मेरी इनकम पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल करेगा। अगर आपकी इनकम ज्यादा बढ़ेगी तो क्या आप ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज डिमांड नहीं करोगे, आप बाहर से ज्यादा इंपोर्ट नहीं करोगे, बिल्कुल करोगे। तो इंपोर्ट फंक्शन क्या है कि सर इंपोर्ट फंक्शन इज अगेन ऑटोनॉमस क्यों है, क्योंकि जैसे मान लो गवर्नमेंट को इंपोर्ट करना है तो बेटा कुछ चीजें आपको इंपोर्ट करनी ही होती है इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ इनकम। कि सर कुछ ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज है जो इंडिया में प्रोड्यूस नहीं होते, जैसे हमने ऑयल की बात करी थी, ठीक है। अगर वो आपको बाहर से मंगवाने हैं तो आपको बाहर से मंगवाने ही है। कुछ ऐसी नेसेसिटीज, सर ऐसे नेसेसरी गुड्स जो आपको इंपोर्ट करने ही पड़ेंगे, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, तो वो ऑटोनॉमस इंपोर्ट्स हो गए, ठीक है। प्लस उसके बाद आपका छोटा एम का मतलब क्या है, प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट। देखो अगेन फंक्शन सेम है, क्या फंक्शन, वही a प्लस बी वाई, सेम फंक्शन है, हाँ जी सेम फंक्शन है। तो यहाँ पे हमारा ऑटोनॉमस क्या हो गया, इंपोर्ट, यस, जिसको हमने क्या लिखा एम बार, राइट। छोटा एम का मतलब क्या है यहाँ पे, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट। कंजम्पशन फंक्शन में क्या था, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यहाँ पे क्या है, इंपोर्ट। अगर आपकी इनकम 100 रुपए से बढ़ रही है, हाँ, तो आपका इंपोर्ट कितने से बढ़ रहा है, क्या हो गया हमारा एमपीएम, हाँ जी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट, एमपीआई जो भी है, ठीक है, राइट, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट, यस सर यस। तो इसका मतलब क्या होता है, चेंज इन इंपोर्ट अपॉन में चेंज इन इनकम। सिंपल सी बात है कि अगर आपकी इनकम 100 रुपए से बढ़ रही है तो आपका इंपोर्ट कितने से बढ़ रहा है, वो हमारा क्या होता है सर, मार्जिनल प्रोपेंसिटी इंपोर्ट मल्टीप्लाई बाय आपकी इनकम, हाँ जी मल्टीप्लाई बाय आपकी इनकम। अब ध्यान रखना एक बात का कि बेटा यहाँ पे डिस्पोजेबल इनकम की बात नहीं कर रहे हैं, हाँ, अभी छोटी छोटी चीजें जो शायद आप नहीं समझोगे, आपको तो बस आपको पढ़ लिया, आपको समझ में आ गया, क्वेश्चन करते टाइम कंफ्यूजन होगी। जब हम कंजम्पशन फंक्शन की बात करते हैं, अब जब हम 3 सेक्टर में या 4 सेक्टर मॉडल में कंजम्पशन फंक्शन की बात करते हैं तो वहां हम क्या बोलते हैं, ए प्लस बी डिस्पोजेबल इनकम, क्योंकि बेटा हाउस होल्ड सेक्टर की बात हो रही है। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है सर, यहां पे हमारी पूरी नेशनल इनकम की बात हो रही है। क्या इंपोर्ट सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड सेक्टर कर रहा है, नहीं सर, बिजनेस सेक्टर भी कर सकता है, आपका गवर्नमेंट भी करती है, हाँ जी गवर्नमेंट भी करती है। तो यहां पे डिस्पोजेबल इनकम मत लेना भाई, सर दिस इज टोटल इनकम, सिंपल सी बात है, ओके सर ओके, ठीक है। तो आपका एम बार प्लस आपका एम वाई, यस आपका एम वाई, सिंपल सी बात। अब उसके बाद आते हैं सर एक इक्वेशन पे, अगेन बस खत्म होने वाला है। कह रहा है एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, हमको पता है एग्रीगेट डिमांड क्या होता है सर, सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। सी प्लस आई प्लस जी 3 सेक्टर हो गया, नेट एक्सपोर्ट्स 4 सेक्टर हो गया, और एग्रीगेट सप्लाई को हम नेशनल इनकम लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया। अब हम पढ़कर आए कि सर सी को हम क्या लिखते हैं, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय डिस्पोजेबल इनकम, और एम को क्या लिखा हमने, एम बार प्लस आपका छोटा एम मल्टीप्लाई बाय इनकम, यस हाँ जी यस, ठीक है। इक्विलिब्रियम में क्या होगा सर, इक्विलिब्रियम में आपका जो एग्रीगेट सप्लाई है जिसको हम क्या बोलते हैं सी प्लस एस प्लस टी, वो तो चेंज नहीं हो रहा सर, एग्रीगेट सप्लाई तो उतना ही है, हाँ जी, सी प्लस एस प्लस टी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सेविंग्स टैक्सेस। आप अपनी इनकम का क्या करोगे, या तो कंज्यूम करोगे या सेव करोगे टैक्स, बिल्कुल सही। और ये आपका एग्रीगेट डिमांड है, आपका एग्रीगेट डिमांड है। अब यहां से आपका सी कट हो गया, सिंपल, यस। जो आपका माइनस में है उसको वहां लेके चला गया तो ये प्लस में हो गया, हाँ। तो हमारी इक्वेशन देखो क्या बन गई सर, सी से सी आपने काट दिया, बिल्कुल काट दिया। तो सेविंग्स प्लस टैक्सेस प्लस इंपोर्ट इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट्स। अगर आप ध्यान से देखो तो बेटा सेविंग्स आपकी लीकेज, फ्लो में से पैसे आपने बचा लिए, टैक्सेस फ्लो में से पैसे निकल गए गवर्नमेंट के पास चले गए, इंपोर्ट फ्लो में से पैसे निकल के बाहर चले गए। सर ये तीनों के तीनों क्या है, लीकेज, दिस ऑल 3 आर लीकेजेस। और अगर आप बात करोगे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंजेक्शन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंजेक्शन, आपके एक्सपोर्ट्स इंजेक्शन, क्योंकि अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बाहर वाले खर्चे कर रहे हैं भाई, बाहर वाले इनकम इंडिया में आ रही है, तो दैट इज ऑल्सो इंजेक्शन। तो हमें पता है कि सर इक्विलिब्रियम में या तो एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड या लीकेज इक्वल्स टू इंजेक्शन, एक ही बात है। सर लीकेज से क्या होता है, हमारी इनकम लेवल डिक्रीज होती है, क्योंकि आप पैसा अगर बाहर लेकर जा रहे हो, जैसे अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो इंपोर्ट का मतलब क्या है
कि आपने वो वाला सामान खरीदा जो इंडिया में नहीं बना, अगर इंडिया में उसका प्रोडक्शन नहीं हुआ तो गलत है ना, जीडीपी कम, इनकम लेवल कम, सिंपल सी बात है। तो लीकेज से हमारा इनकम लेवल कम होता है, इंजेक्शन से इनकम लेवल बढ़ता है। हाँ जी, अब यहाँ पे बेटा इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है क्योंकि एमसीक्यू के लिए परफेक्ट पॉइंट है। क्या पॉइंट है देखो, अगर आपको बोला जाए कि आपके एक्सपोर्ट्स ज्यादा हैं, एक्स का मतलब बेटा वो नहीं होता है, एक्स का मतलब यहाँ पे एक्सपोर्ट है ठीक है सर, एक्स इज एक्सपोर्ट, हाँ, ग्रेटर देन इंपोर्ट, यस, तो एक्स ग्रेटर देन इंपोर्ट, हाँ, अगर आपके एक्सपोर्ट ज्यादा है तो थोड़ा सोचेंगे, स्क्रीन पे मत देखो, आंखें बंद करो, सोचो, अगर आपके एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहे हैं तो क्या इसका मतलब यह है कि इंडिया में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, हाँ, बाहर बिक रहा है उससे क्या फर्क पड़ता है, प्रोडक्शन तो इंडिया में हो रहा है, तो इंडिया में उसका प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, यस सर, इंपोर्ट कम है, बाहर वाले गुड्स में कम खरीद रहा हूं, बिल्कुल सही, अगर एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा, इनकम भी ज्यादा होगी, बात खत्म। तो क्या बोला उसने कि सर इफ एक्सपोर्ट्स इज ग्रेटर देन इंपोर्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेट एक्सपोर्ट्स आर पॉजिटिव, इसका मतलब क्या होता है, अरे मेरे मैथ के प्यारे प्यारे बच्चों इधर देखो ठीक है, नेट एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, एक्स माइनस एम, यही होता है ना, हाँ जी, इसी को क्या बोलते हैं, नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स, अगर आपके एक्सपोर्ट ज़्यादा है, यस, आपके इंपोर्ट कम है, तो बेटा नेट एक्सपोर्ट्स आपके पॉजिटिव आएंगे ना, वही बोल रहा है वो, और कुछ नहीं बोल रहा है, ठीक है, ऑल राइट ऑल राइट। तो इसका मतलब हमें पता है एक्सपोर्ट हमारा इंजेक्शन है, तो इंजेक्शन ज़्यादा, लीकेज कम है, तो ऑब्वियस सी बात है नेशनल इनकम बढ़ेगी, हमारी नेशनल इनकम बढ़ेगी। और अगर हम उल्टा कर दे तो बेटा एमसीक्यू में सिंपल पूछा जाएगा कि अगर आपके, देखो किस तरीके से पूछ सकता है, 3 तरीके से पूछ सकता है। अगर उसने बोला नेट एक्सपोर्ट्स पॉजिटिव है तो बताओ इनकम पे क्या इफेक्ट आएगा, तो इनकम बढ़ेगी, यस। अगर आपकी इंजेक्शन ज़्यादा, लीकेज कम है, इनकम बढ़ेगी। अगर आपके एक्सपोर्ट ज़्यादा, इंपोर्ट कम है, इनकम बढ़ेगी। तीनों तरीके से पूछ सकता है। इसका उल्टा क्या हो गया, इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो, एक्सपोर्ट कम कर रहे हो, इसका मतलब कि सर मैं अपनी इनकम बाहर वाले गुड्स में खर्च कर रहा हूँ और इंडिया में गुड्स का प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है नेशनल इनकम गिर जाएगा, जीडीपी गिरेगा तो नेशनल इनकम गिरेगा, बिल्कुल सही बात है। तो कह रहे हैं नेट एक्सपोर्ट्स आर नेगेटिव, क्योंकि आपके नेट एक्सपोर्ट्स नेगेटिव हो गए। नेट एक्सपोर्ट आपका क्या है, एक्स माइनस एम, नेट एक्सपोर्ट्स। अब एक्सपोर्ट अगर आपके 100 रुपए के हैं तो इंपोर्ट आपके 150 के हैं, तो इसका मतलब नेट एक्सपोर्ट्स क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, वही बोल रहा है, ठीक है। तो लीकेज आपके ज़्यादा है, इंजेक्शंस कम है, आपकी नेशनल इनकम डिक्रीज होगी। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको ग्राफ से बुक में बताया हुआ है, लेकिन ग्राफ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ग्राफ से क्वेश्चन क्या ही बनेगा, ठीक है, इसको छोड़ दो। ऑलराइट, अब अगर मैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम की बात करता हूँ, किसकी बात करूंगा, इक्विलिब्रियम की, तो हमको पता है सर पहले मैंने एग्रीगेट डिमांड कब बनाया, सिंपल। अब एग्रीगेट डिमांड का मेरा क्या है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, ये मेरा एग्रीगेट डिमांड है, ये मेरी एग्रीगेट सप्लाई है, जहां पे ये दोनों का मिलाप हो गया वो हमारा इक्विलिब्रियम हो गया। ऐसे ही इंजेक्शन इक्वल्स टू आपके लीकेजेस, तो अगर हम लीकेज की बात करते हैं तो लीकेज क्या है, आई प्लस जी प्लस एक्स, एवरीबडी यस और नो, सॉरी लीकेज क्या है सर लीकेज क्या है, सेविंग प्लस टैक्सेस प्लस इंपोर्ट्स, ये हमारी लीकेज होती है कि आप सेव कर रहे हो, मत करो टैक्सेस पे करने पड़ रहे हैं, इंपोर्ट है, तो ये हमने क्या करा, एक ही लाइन में इसको बना दिया, ठीक है, राइट, सिंपल है, कुछ खास कॉम्प्लिकेट करना नहीं है हमको, राइट सर, राइट। और ये हमारी क्या होती है, कांस्टेंट, इसलिए वो क्या है, पैरेलल है, ओके, आई प्लस जी प्लस एक्स, जो यहाँ पे दोनों मिल रहे हैं सर वो आपका क्या है, इक्विलिब्रियम। अगेन जैसे मैंने बोला कि ग्राफ तो बस देख लो एक बार, ज्यादा कुछ नहीं, इजी इजी। अब आते हैं फटाफट से सर, कहीं ना कहीं हमारा ये लास्ट टॉपिक है शायद से, हाँ ऑलमोस्ट आई थिंक 10-15 मिनट्स मोर। हाँ सर, दिस इज फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। हमने 3 मल्टीप्लायर पढ़े, मतलब 2 पढ़ लिए, थर्ड ये है। पहला पढ़ा हमने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, जो हमने पढ़ा 2 सेक्टर में, क्या था, K इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC, बात खत्म। फिर हमने पढ़ा सर 3 सेक्टर मॉडल में, 3 सेक्टर मॉडल में हमने क्या पढ़ा, 1/1 माइनस MPC मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टैक्स, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर आ गया। अब बात आती है सर किसकी, 4 सेक्टर मॉडल में, राइट। तो 1 माइनस MPC तो रहेगा, साथ में और क्या हो जाएगा वो हमको देखना है। तो 1 माइनस MPC मल्टीप्लाई 1 माइनस टैक्स, ये तो 3 सेक्टर में हो गया। अब 4 सेक्टर में एडिशन क्या होगा, तो बेटा मैंने इसकी डेरिवेशन कराई थी, लेकिन वो उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं सर, डेरिवेशन क्या ही करनी है, ठीक है। तो देखो ध्यान से मेरी बात सुनो पहले तो, कि फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर है, क्या है फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट मल्टीप्लायर। यहां पे हम बेसिकली क्या देखने वाले हैं, हम यहां पे ये देखने वाले हैं कि आपके एक्सपोर्ट्स करने से आपकी नेशनल इनकम पे क्या इफेक्ट आता है। फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर का मतलब क्या है कि चेंज इन नेशनल इनकम ड्यू टू चेंज इन एक्सपोर्ट्स। अगर आपके एक्सपोर्ट 100 रुपए से बढ़ रहे हैं तो आपकी नेशनल इनकम कितने टाइम्स इंक्रीज हो रही है, दैट इज फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर, ठीक है। तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है कि चेंज इन इनकम ये डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्सपोर्ट्स, वेरी सिंपल। अब ये पूरा का पूरा डेरिवेशन है जिसका कोई काम नहीं है, ये तो बस ये था कि भाई मैंने आपको क्लास में बताया था,
इसको छोड़ दो। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एग्जाम से पहले पढ़ रहे हो, कुछ कनेक्शन नहीं, सिंपल सी बात है। सर फॉर्मूला क्या है? अब एक बार फॉर्मूला पे आते हैं, है ना, क्योंकि अब ये सब चीज़ों पे अगर हम टाइम लगाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अब आते हैं फटाफट से किस पे, फॉर्मूले पे। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है एक्चुअली में, फॉर्मूला ये है। क्या फॉर्मूला है? सिंपल, कि फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में, यस, 1 माइनस बी, बी इज आपका एमपीसी, मल्टीप्लाई 1 माइनस टैक्स। तो बेटा ये तो मेरा सेम किसका हो गया? सेम हो गया आपके फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर का, ओ 3 सेक्टर मॉडल का। 3 सेक्टर मॉडल में जो हमने मल्टीप्लायर पढ़ा वही है, हाँ। बस अब आपको क्या करना है, प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट। इतनी सी बात है कि जब मुझे फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर निकालना है तो मुझे डिनोमिनेटर में प्लस एम करना है, ठीक है, ऑलराइट। अगर आपको चाहिए होगा कि सर एक बार डेरिवेशन बता दो तो उसकी मैं एक अलग से वीडियो डाल दूंगा, अगर आपको देखनी होगी देख लेना। मैंने आज क्या बोला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैंने आपको पूरा फॉर्मूला डिराइव करके बताया था, इसको आप छोड़ दो आप, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर 1 अपॉन में 1 माइनस बी, यस, 1 माइनस टी प्लस एम, जो आपका क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेंगे, एक तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो मैं आपको अभी कराऊंगा, लेकिन और क्या बनेंगे। अब सिंपल क्या बोलेगा कि मुझे बताओ अगर आपका m ज़्यादा बड़ा है, मतलब आपका जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट है वो अगर ग्रेटर है, तो फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर बढ़ेगा या कम होगा? अरे ढोकलो, सुनो मेरी बात ध्यान से, ठीक है। हेलो हेलो हेलो, हाँ इधर आओ, फटाफट से इधर आओ। सर द ग्रेटर द वैल्यू ऑफ m, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ m, m बेटा डिनोमिनेटर में है, किसमें है? डिनोमिनेटर में। तो अगर आपका डिनोमिनेटर ज़्यादा बड़ा होगा तो इसका मतलब क्या है कि फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर कम आएगा। दूसरी बात ये, लॉजिकल सोचते हैं, हाँ जी, अगर आप इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो तो सर हमारा मल्टीप्लायर ऑटोमेटिकली कम ही होगा, हमारी नेशनल इनकम ऑटोमेटिकली कम ही बढ़ेगी, हाँ जी कम ही बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। तो कह रहा है देखो, द ग्रेटर द वैल्यू ऑफ m, द ग्रेटर द वैल्यू ऑफ m, लोअर विल बी द ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। सर अब ये ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर क्या है? अरे कुछ नहीं है ना, पढ़कर आए थे हम, ये बेटा मैंने आपको बुक की लाइन दिखाई है। आपको पता है बहुत सारे एमसीक्यू जो है वो बुक की लाइन एग्जैक्ट आ जाती है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे वो लिखवाई थी कि ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। अब बेटा इसका मतलब एक्सपोर्ट की बात कर रहा है, यहाँ पे वो एक्सपोर्ट की बात कर रहा है। हम पढ़ कर आए थे ना कि जो एक्सपोर्ट है वो ऑटोनोमस है, कि भाई एक्सपोर्ट जो है वो बाहर वालों की इनकम पे डिपेंड करता है, हम पे डिपेंड नहीं करता है, हमारी इनकम पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसका मतलब क्या है, ऑटोनोमस। तो यहाँ पे अगर लिखा हुआ है ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, इसका मतलब क्या है आपका फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। तो अगर आपका एम, सर जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट है वो ग्रेटर है, ज्यादा है, तो हमारा क्या होगा सर, एफटीएम जो है वो कम होगा, वो कम होगा, सिंपल सी बात, हाँ जी बहुत बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है, ऑलराइट। ये सब छोड़ दो, इसको देखो सर, हायर एम तो लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ इनकम इज स्पेंट ऑन फॉरेन गुड्स नॉट डोमेस्टिक गुड्स। तो मुझे बताओ अगर लार्जर प्रोपोर्शन मैं बाहर वाले गुड्स पे खर्च कर रहा हूं तो इंडिया में खर्च नहीं कर रहा हूं, इंडिया में खर्च नहीं करूंगा तो मेरे फ्लो में पैसे कहां से आएंगे? लीकेज है, और अगर लीकेज होगा तो मेरा मल्टीप्लायर भी कम होगा, सिंपल सी बात है, वेरी सिंपल वेरी सिंपल। अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, आते हैं फटाफट से इस पे, हाँ जी इस पे आते हैं। देखो क्या बोलता है, एक्सपेंशनरी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी इफेक्ट। वैसे एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन हमने बहुत पढ़ा है। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है सर, डिमांड चैप्टर में पढ़ा था हमने, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, हाँ भैया। एक्सपेंशन का मतलब एक तरीके से जब आपका इंक्रीज हो रही है ना, इंक्रीज हो रहा होता है, और कॉन्ट्रैक्शन मतलब डिक्रीज। अब देखो क्वेश्चन क्या बनेगा, अगर आपकी डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स बढ़ रही है तो वो एक्सपेंशनरी इफेक्ट है, कॉन्ट्रैक्शनरी, ऑब्वियस सी बात है एक्सपेंशनरी। अगर मेरे एक्सपोर्ट की डिमांड बढ़ रही है तो इसका मतलब मेरा एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है, और अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है तो एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम में कब आएंगे, इक्विलिब्रियम में तो तब आएंगे ना जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होगा, यस। तो अगर मेरा एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है तो एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगा, मतलब आपकी नेशनल इनकम बढ़ेगी, बात खत्म, एक्सपेंशनरी। सिंपल एमसीक्यू बनेगा कि अगर आपके एक्सपोर्ट्स की डिमांड बढ़ रही है तो कौन सा इफेक्ट है। सिमिलरली अगर आपके इंपोर्ट की डिमांड बढ़ रही है, इंपोर्ट आप ज्यादा कर रहे हो, आप इंपोर्ट बाहर से ज्यादा कर रहे हो, तो दैट इज कॉन्ट्रैक्शनरी, क्योंकि इसका मतलब आपके बनाए हुए गुड्स की डिमांड कम हो रही है, एग्रीगेट डिमांड कम हो रही है, तो इक्विलिब्रियम इनकम कम हो जाएगी, तो आपका कॉन्ट्रैक्शनरी इफेक्ट है। वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, बस खत्म होने वाला है। अब यहाँ पे ना एक पॉइंट हो रहा है कि आपसे एमसीक्यू पूछेगा कि अच्छा तुम ये कह रहे हो कि इंपोर्ट से इनकम कम होती है, इंपोर्ट से मल्टीप्लायर का इफेक्ट कम होता है, तो इसका मतलब ये है ना कि इंपोर्ट बहुत ही खराब चीज है, इंपोर्ट हमको नहीं करना चाहिए, इसका मतलब ये है। अब ये कहीं ना कहीं किसी क्वेश्चन में फिट हो जाएगा। अच्छा कि बताओ इनमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है, कौन सी इनकरेक्ट है। आपसे बोलेगा कि मुझे बताओ यस कि क्या एक्सपोर्ट्स अच्छे हैं, इंपोर्ट खराब है, तो बेटा ऐसा नहीं है। हाँ एक्सपोर्ट ज्यादा करना हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा है, लेकिन हम सिंपल ऐसा इंटरप्रिटेशन नहीं निकाल सकते कि एक्सपोर्ट्स आर गुड एंड इंपोर्ट्स आर हार्मफुल।
दोनों बैलेंस में चलने पड़ेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमें कुछ गुड्स इंपोर्ट करने ही पड़ते हैं जो हम प्रोड्यूस नहीं करते हैं। अगर हम प्रोड्यूस करेंगे तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी। सही बात है, हमने पढ़ा हुआ है सर, आगे पढ़ेंगे भी, आगे वाले चैप्टर से हमने पढ़ा भी है कि जो हमारे और दूसरे कंट्रीज में कुछ कंपेटिटिव एडवांटेज होते हैं। कुछ गुड्स बनाने का फायदा मुझे होता है, कुछ गुड्स बनाने का फायदा उसको होता है। हाँ जी, वो बनाएगा, उसकी इकोनॉमी प्रॉस्पर, उसकी इकोनॉमी आगे ग्रो करेगी, हाँ मुझे सस्ता सामान मिलेगा। तो दिस इज क्या? दिस इज परफेक्ट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ऐसा मत मान के चलो कि इंपोर्ट हमेशा ही खराब होते हैं और एक्सपोर्ट हमेशा ही अच्छे होते हैं। सर इंपोर्ट हमेशा खराब नहीं होते हैं। यहाँ पे क्या बोला है? कह रहे दिस शुड नॉट बी इंटरप्रेटेड दैट एक्सपोर्ट्स आर गुड और इंपोर्ट्स आर हार्मफुल। एक्सपोर्ट्स आर गुड वो बात तो ठीक है, लेकिन इंपोर्ट्स हार्मफुल है ये बात सच नहीं है। कंट्रीज इंपोर्ट गुड्स दैट कैन बी एफिशिएंटली प्रोड्यूस अब्रॉड। सर अगर मैं कुछ गुड्स बनाऊंगा तो उसकी कॉस्ट 100 रुपये आएगी, बाहर वाली कंट्री मुझे 50 रुपये का दे रही है, तो मैं क्यों बनाऊंगा 100 रुपये का? भाई सस्ता लूंगा, सस्ता बेचूंगा, कंज्यूमर के पैसे बढ़ेंगे, वो कहीं और खर्च करेगा। सिंपल है, ठीक है। एंड ट्रेड इंक्रीजेस, यस, द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ वर्ल्ड वाइड एलोकेशन। सर अब क्या होता है कि जब आप इंटरनेशनल ट्रेड करोगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करोगे, तो वर्ल्ड वाइड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बेटर होगा, क्योंकि वहां पे जो रिसोर्सेज अवेलेबल है सर, वो वाली कंट्री वो वाले गुड्स बेटर बना पा रही है, तो उसको बनाने दो बेटर, उसको ज्यादा बनाने दो। आप उससे खरीदोगे तो वो और बनाएगा, उसके लिए एफिशिएंट एलोकेशन है। ऐसे ही सारी कंट्रीज के साथ है कि कुछ गुड्स ऐसे होंगे जो मैं बढ़िया बनाऊंगा, कुछ गुड्स कोई और बढ़िया बनाएगा, तो सब बनाओ भाई जो तुम बढ़िया बनाते हो। सिंपल सी बात। हाँ जी, बहुत सिंपल सी बात है। तो ये आपका 4 सेक्टर मॉडल भी यहाँ पे खत्म होता है। कुछ क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ सर। दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 18। अब यहाँ पे आपको क्या क्या बोला हुआ है? अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो क्या बोलता है? कह रहा है एन इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, आपको कंजम्पशन दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, इन्वेस्टमेंट दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टैक्स 0, एक्सपोर्ट 20, ओके। इंपोर्ट का फंक्शन आपको दिया हुआ है। पहले उसने बोला इक्विलिब्रियम इनकम बताओ, तो मुझे बताओ क्या मैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम इनकम आराम से निकाल सकता हूँ? हाँ, कि सर अगर मुझे इक्विलिब्रियम इनकम निकालनी है तो उसका बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। यही तो मतलब है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, यही होगा। अब यहाँ पे डिस्पोजेबल इनकम, सर डिस्पोजेबल इनकम जो है, राइट, अब वो यहाँ पे क्योंकि कोई टैक्सेस नहीं है। सर क्या कोई टैक्स है? कोई टैक्स नहीं है, तो बेटा वही हमारी डिस्पोजेबल इनकम होगी जो हमारी इनकम है। सिंपल। तो देखो ध्यान से, y इज इक्वल्स टू, करेक्ट, c क्या है मेरा? c है 60 प्लस 0.9 YD। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। अब जो y है, क्या वही मेरा YD भी है? हाँ जी, ठीक है, क्योंकि कोई टैक्स नहीं है। ऑल राइट। प्लस आपका इन्वेस्टमेंट कितना है? 10 रुपये का। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर 10 रुपये का। एक्सपोर्ट कितना है? 20 का, राइट, ठीक है, एक्सपोर्ट आपका 20 का माइनस। अब जो इंपोर्ट की बात कर रहा है, इंपोर्ट को ध्यान से अब देखो, जब आप इंपोर्ट लिखोगे तो ब्रैकेट में लिखोगे 10 प्लस 0.05 y। जब ये ब्रैकेट ओपन होगा बेटा, तो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ऑटोमेटिकली जो प्लस में है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आती है, राइट? -10 माइनस 0.05 y। सिंपल सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको सॉल्व करना, कुछ नहीं करना। तो y, यस, अब देखो यहाँ पे है 0.9 y, यस, 0.05 y, बिल्कुल सही, ठीक है। तो 0.9 माइनस 0.005 है बेटा, ध्यान रखना, 0.05, सॉरी एक ही जीरो है, ये जीरो ना हमारा काम खराब कर देगी। तो ये आ जाएगा 0.85 y, ठीक है। 60 70 80 20, 100 रुपये, हाँ, -10, तो 90 प्लस 90, यही आ रहा है ना? हाँ जी, y इज इक्वल्स टू दिस। तो y वहाँ चला गया तो 0.15 y इज इक्वल्स टू 90। तो यहाँ पे मैंने आसानी से निकाल लिया कि मेरा इक्विलिब्रियम इनकम कितना हो जाएगा? 90 डिवाइड बाय 0.15, 600 रुपये, 600 रुपये, बात खत्म, खत्म हो गया, खत्म हो गया। सर मेन है यहाँ पे फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। अब ध्यान रखना, फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर इज नथिंग बट जो आपका एक्सपोर्ट वाला मल्टीप्लायर है, ठीक है। तो अगर मुझे निकालना है, पहले फॉर्मूले को ध्यान करो, 1 अपॉन में, यस, 1 माइनस MPC। अब क्योंकि 4 सेक्टर है तो यहाँ पे टैक्स भी आ जाएगा, तो 1 माइनस टैक्स, जो कि यहाँ पे है नहीं सर, टैक्स आपका 0 है, ठीक है, और प्लस आपका यहाँ पे क्या आता है? इम्पोर्ट, राइट, ठीक है। तो 1 अपॉन में 1 माइनस आपका MPC कितना है? MPC है आपका कितना? 0.9, सबको पता है, ठीक है। तो 1 माइनस 0.9, अब क्योंकि टैक्स नहीं है, प्लस MPM जो भी है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट, वो कितना है? 0.05, तो प्लस 0.05, बस इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। तो 1 अपॉन में, ठीक है, 1 माइनस 0.9, यस, प्लस 0.05, सर ये आ गया आपका कितना? 0.15, करेक्ट है सर, 0.15। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, और यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा कितना? 6.67,
6.67 6.67, सिंपल सी बात, बहुत ज़्यादा सिंपल सी बात। अच्छा, ट्रेड बैलेंस, अब देखो मैंने आपको कहा था कि ये कई जगह आपको कंफ्यूज करने के लिए ट्रेड बैलेंस बोल देंगे, तो बेटा ट्रेड बैलेंस का बड़ा सिंपल सा मतलब है, मतलब नेट एक्सपोर्ट्स, है ना। क्या मतलब था? नेट एक्सपोर्ट्स, समझी, नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है। तो अगर हम नेट एक्सपोर्ट्स की बात करें तो एक्सपोर्ट मेरा 20 है, एक्सपोर्ट कितना है? 20, हाँ जी 20। अब जब मैं इंपोर्ट की बात कर रहा हूँ तो इंपोर्ट मुझे निकालना पड़ेगा, इंपोर्ट का तो मुझे फंक्शन दे रखा है, तो इंपोर्ट अगर मैं निकालूंगा तो 10, हाँ जी 10 प्लस 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 ओके 0.05 मल्टीप्लाई बाय, सर जो मेरी इक्विलिब्रियम इनकम आई कितनी आई? 600 रुपये, है ना। यहाँ पे आपको इंपोर्ट क्या दिया है? 10 प्लस 0.05 मल्टीप्लाई वाई, वाई तो मैंने निकाल दिया, कितना निकाला? 600, हाँ जी। तो ये हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, 0.05 मल्टीप्लाई बाय 600 प्लस 10, ये आपका हो गया 40। सर नेगेटिव में आ रहा है, हाँ तो इसका मतलब डेफिसिट है, इसको क्या बोलते हैं? ट्रेड डेफिसिट, यस। तो यहाँ पे आपके इंपोर्ट ज़्यादा है ना, इंपोर्ट आपके 40 है तो इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, हाँ एक्सपोर्ट कम है। सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। एवरीबडी सुनो, एक बार फटाफट से लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बस ये लास्ट ही क्वेश्चन है ना। इलस्ट्रेशन नंबर 17 क्या बोलता है? ये आपको होमवर्क दूंगा मैं। कंजम्पशन फंक्शन इज सी इज इक्वल्स टू 40 प्लस 0.8 वाई डी, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जो आपको टैक्स दे रखा है सर टी इज इक्वल्स टू 0.1 वाई, इसका मतलब यहाँ पे ऑटोनोमस टैक्स नहीं है, सिर्फ कौन सा टैक्स है? सर ये छोटा टी है, छोटा टी कितना है? 0.1, ठीक है। इन्वेस्टमेंट आपको दे रखी है 60 करोड़, जी आपको दे रखा है, एक्सपोर्ट आपको दे रखा है, इंपोर्ट आपको दे रखा है। सबसे पहले है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, क्या आराम से निकाल लेंगे? हाँ, नेट एक्सपोर्ट्स निकल जाएगा। फिर उसके बाद बोल रहा है नेट एक्सपोर्ट्स इफ एक्सपोर्ट्स वर टू इंक्रीज बाय 6.25, इफ एक्सपोर्ट्स वर टू बी इंक्रीज बाय 6.25, तो आप क्या करेंगे? तो ये बेसिकली दो क्वेश्चन है सर, दीज आर एक्चुअली टू क्वेश्चन, हाँ जी 2 क्वेश्चन, ठीक है। एक आपको निकालना है जब आपका एक्सपोर्ट कितना है? 58, हाँ राइट। और एक आपको क्वेश्चन करना है जब आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा 58 प्लस 6.25, हाँ जी एक्सपोर्ट हो जाएगा 64.25। तो दो टाइप के क्वेश्चन है और कुछ नहीं है, दीज आर 2 क्वेश्चंस। तो देखो आराम से जो हमने प्रोसेस फॉलो किया है वही करना है कि सबसे पहले डिस्पोजेबल इनकम, सर डिस्पोजेबल इनकम कैसे आएगी? वाई, हाँ जी माइनस आपका टैक्स, यहाँ पे ट्रांसफर रिसीट नहीं है, नहीं है तो वाई, यस सर, माइनस आपका टैक्स, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 0.9 वाई। दिस इज योर डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम आ गई तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है एएस जो हमारा नेशनल इनकम है इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी, यस, प्लस हमारा नेट एक्सपोर्ट्स, प्लस हमारा नेट एक्सपोर्ट्स। हाँ इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे जिस तरीके से हम सॉल्व करते हुए आए हैं, आराम से इजीली हो जाएगा। उसके बाद आपको नेट एक्सपोर्ट्स निकालना है, एक्सपोर्ट आपके पास है, इंपोर्ट आप निकाल लेंगे। एक बार आपने इक्विलिब्रियम इनकम निकाल ली तो निकाल लेंगे तो वो क्वेश्चन वहाँ पे खत्म हो जाएगा। फिर आपको दोबारा से सेम प्रोसेस फॉलो करना है इस वाले फिगर के साथ, इस एक्सपोर्ट के साथ, हाँ जी वो आपका आ जाएगा। आई होप ये आप पूरा सॉल्व कर लेंगे, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, ठीक है। आंसर आप वहाँ से देख सकते हैं। और दोस्तों एक भी कॉन्सेप्ट मैंने नहीं छोड़ा, मैंने आपको पूरा का पूरा करवा दिया है। इसी के साथ क्या है? इसी के साथ हमारी जो ये यूनिट है वो खत्म हो जाती है। यूनिट ओवर, ओए होए राइट एवरीवन। सो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है वो चैप्टर नंबर 6 की मैंने आपको पूरी की पूरी जितनी भी कॉन्सेप्ट थे पूरे आपके स्टडी मैट में जो भी था वो सब मैंने आपको कवर करवा दिया, ठीक है। नेशनल इनकम हमने पूरा का पूरा कंप्लीट किया, देन अब केनेशियन थ्योरी मैंने आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मेक श्योर अगर आपने केनेशियन थ्योरी के तीनों यूनिट्स देख लिए हैं तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन मुझे बताओ कि क्या अब आपको केनेशियन थ्योरी में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है, ठीक है। क्योंकि वो चैप्टर आप पहली बार पढ़ रहे हो, काफ़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेट भी है, मैंने कोशिश करी है उसको ब्रेकअप करने की, आसान लैंग्वेज में समझाने की। तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको पूरा का पूरा समझ में आया या नहीं आया। अगर आ गया तो आप लिख सकते हो 100% कंप्लीटेड, है ना, जिससे मुझे भी लगा कि हाँ भाई हाँ जो थोड़े से एफर्ट्स थे वो उसका रिजल्ट मुझे मिला, 100% कंप्लीटेड, है ना। दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। बाकी ऐसे ही सारे के सारे चैप्टर्स आपके अपलोड होते रहेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, अपना ध्यान रखो, बाय बाय, टेक केयर।